चलिए फिर शो की शुरुआत करेंगे। श्रेया विरूर में रहेंगे अगले 1.5 घंटे आपके साथ और बात करेंगे मार्केट की। और आज फिर देखिए क्या हुआ, निफ्टी ने एक बार फिर बचाया 22,800। आज का लो देखिए 22,801। इसका मतलब पांचवी बार निफ्टी में, पांचवी बार आपने उस लेवल को टेस्ट किया लेकिन उस लेवल से बाउंस बैक दिखाया। हालांकि अभी 1.5 घंटा बाकी है, यू नेवर नो क्या हो, लेकिन पांचवी बार निफ्टी ने 22,800 से उछाल दिखाया है। आईटी शेयरों ने लीड किया सुबह से आईटी शेयर्स कमाल दिखा रहे थे, आईटी इंडेक्स रख दीजिए साथ में। लेकिन सेकेंड हाफ में पुल बैक को लीड किया है एचडीएफसी बैंक ने। एक बार एचडीएफसी बैंक का भी इंटरडे रखिए क्योंकि सेकेंड डे रनिंग एचडीएफसी बैंक में बाइंग आई और ऑलमोस्ट कल जैसा चार्ट एचडीएफसी बैंक में इसने मोर्चा संभाला और लगातार दूसरे दिन मार्केट की हेल्प की। हालांकि मिड कैप मार्केट में अभी भी कोहराम है। मिड कैप मार्केट देखिए आप, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी काफ़ी नीचे हैं, 1% इंडेक्स नीचे हैं। एडवांस डिक्लाइन देखिए अभी भी काफ़ी ख़राब है, 1:6 का। तो मार्केट का सेंटिमेंट अभी भी ख़राब है। बस एक चीज़ है कि 22,800 पर कोई तो दम लगा रहा है कि नहीं, इसको नहीं टूटने देना, क्योंकि ये अगर टूटेगा तो दिक्कत बढ़ेगी। खैर देखते हैं आखिर का 1.5 घंटा हमारे लिए क्या लेकर आता है। वीरू रश्ता को भी शो में जोड़ते हैं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल सर, आपने बात सही की कि कल भी इनफैक्ट हमने देखा था कि आखिरी 1.5 घंटे में निफ्टी ने रिकवरी करने की कोशिश की थी और ग्रीन ही बंद हुआ था। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की बात की जाए, लेकिन आज के सत्र में मिड कैप और स्मॉल कैप में बिकवाली हावी है। निफ्टी बैंक में भी हमें दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन कोशिश निफ्टी की ओर से जारी है। शायद हो सकता है कि इन ग्रीन भी आज क्लोजिंग दिखाए, लेकिन सवाल ये सर कि ये जो रिकवरी करने की कोशिश दिखा रहा है निफ्टी, उसको कैसे देख रहे हैं? साथ ही अब यहाँ से कैसे टेक्सचर आपको लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होंगे? देखिए ये ऑलमोस्ट जैसे हम कह रहे थे ना, लक्ष्मण रेखा, मेक और ब्रेक, ये सब लेवल्स हैं 22,800 पर। श्रेया तो इनको बचाने की कोशिश हो रही है। देखिए अप्रोच वही है मेरी जो आज सुबह भी थी, उसने काम भी किया है कि सेल ऑन रैली, कोई भी बाउंस मिले वहाँ पर आप सेल करें और प्रॉफिट बुक करें 22,800 पर। 22,800 पर शॉर्ट ना करें क्योंकि मार्केट डिफेंड कर रहा है उस लेवल को। देखिए 22,800 पर बाइंग भी काम कर रही है श्रेया, लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जिस दिन 22,800 टूटेगा और डिसाइसिवली टूटेगा और अगर आप उसके नीचे बंद होंगे, अपने आप मार्केट आपको एक साइन दे देगा उसके बाद कि और 800,000 पॉइंट की डाउन साइड ओपन हो जाएगी निफ्टी में, तो वो आपको एक मौका देगा शॉर्ट ओपन करने का। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, एचडीएफसी बैंक की वजह से थोड़ी मदद मिल रही है यहाँ पर, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस 50,000 के ऊपर ही आएगा और 50,000 में तो अभी बहुत दूर है 50,000 तो। और अगर 48,500 टूटा तो कमज़ोरी भी बढ़ेगी यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ मार्केट में क्लियर है, 22,800 पर कोई तो है जो पूरा दम लगा रहा है। मतलब इतनी हर बार ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं कह रहा हूँ 18 दिन में छठी बार ऐसा हो गया, पाँचवीं बार ऐसा हो गया और पिछले आई थिंक 5 या 6 दिन में चौथी बार ऐसा हो गया कि निफ्टी ने एक बार फिर से 22,800 पर बाउंस दिखाया। तो वो 22,800 का लेवल जो है ना, वो एक सबसे बड़ा एक माइलस्टोन बनकर उभर रहा है। देखते हैं क्लोजिंग में क्या होगा। वीरू गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक क्या एक्शन? गुड आफ्टरनून अनुज। ईश्वर करे उसको और शक्ति मिले जो 22,800 पे है, जो आपके मुताबिक खरीदारी कर रहा है ना। ईश्वर करे उसको और शक्ति मिले। बट जहाँ तक वेल डिफाइंड मार्कर्स पे कुछ स्टॉक्स या फिर इंडिसेस बिहेव कर रहे हैं, उसमें है पहला निफ्टी आईटी। जरा एक बार निफ्टी आईटी लेके आइए। और मैं भूमिका बांध रहा हूँ अपने स्टॉक के लिए। निफ्टी आईटी में कल भी एक थ्रस्ट जनरेट हुआ था एग्जैक्टली इसके 200 डे एक्सपोनेंशियल लेवल से। उसने वो थ्रस्ट कंटिन्यू करा आज और वो ट्रांसलेट हो गया आईटी स्टॉक्स में, एंड मोर स्पेशली ऑन लार्ज कैप आईटी, जहां पे पुट राइटर्स ऊपर जा रहे हैं। फर्स्ट इज टेक महिंद्रा, मेरे ख्याल से सीएनबीसी आवाज का पहला ट्रेड ये भी था, प्रकाश सर ने पिक किया था। बट क्लियरली मैंने बात सुबह भी कही थी कि किसी भी दिन जब आईटी में स्ट्रेंथ हो, फ्रंट लाइन आईटी में कोई स्टॉक पिक करना हो तो वह टेक महिंद्रा। अब इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि अब ये एक इंपॉर्टेंट मार्क जो है वो तोड़ता हुआ 1700 का, ये कॉल राइटर्स का जोन है, इसके ऊपर मेरे ख्याल से और तेजी आएगी, तो टेक महिंद्रा। दूसरा है एचडीएफसी बैंक। कल क्लोजिंग में भी मैंने इसको मार्क किया था और अभी फिर मार्क कर रहा हूँ, मेरी कल की ओपनिंग कमेंट्री में था ये एचडीएफसी बैंक। कल इसने सारे एवरेजेस के ऊपर एक क्लोज दिया था। कल का थ्रस्ट आया था 200 से। लुक एट ओपन इंटरेस्ट। सुबह शॉर्ट कवरिंग हुई, सुबह खुला, सिंक हुआ, फिर शॉर्ट कवरिंग, फिर बैंक, 3.5 लाख से जुड़े हैं। एचडीएफसी बैंक अब सारे एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ, तो अभी तर्कसंगत, स्ट्रॉन्ग, रीजनेबल और जिसे कहते हैं ना डिफाइंड मूव एचडीएफसी बैंक में है। और एक स्टॉक और, अगेन कोटक बैंक, बैंकिंग से ही मार्क करूंगा यहाँ पर। कोटक की एक बड़ी खासियत अच्छी रही कि पोस्ट नंबर्स जो इसका मूव आया,
20 जनवरी से लेकर अब तक, 20 जनवरी को एक गैप अप हुआ था, नॉट अ सिंगल डे 10 डिमा के नीचे क्लोज दिया। ये एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है इस स्टॉक की, और आज भी डे हाई पर, तो मेरे ख्याल से क्लोजर टू 10 डिमा इसका बाय ट्रेड काम कर रहा है और अभी भी स्ट्रॉन्ग और मोमेंटम अच्छा है। अनुज, कल हम बात कर रहे थे आईटी को लेकर, आईटी का 200 डिमा पे आना, कल भी हम बात कर रहे थे कि शायद ये एक अच्छा लॉजिकली एंट्री पॉइंट हो सकता है, वो तो काम करता हुआ अब तक, है ना? बिल्कुल वीरू, मैं ये सोच रहा हूँ अगर आज आईटी नहीं होता तो मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा होता। लेकिन खैर आई थिंक अब अगर निफ्टी को यहाँ से टूटना है तो उसका अगला सिग्नल आईटी देगा। अगर 22,800 को अगर टूटना है तो जो 200 डे मूविंग एवरेज है उसके नीचे आईटी फिसलेगा, वही शायद आपको एक क्लियर कट साइन देगा कि वो इंडेक्स भी शायद टूटने को तैयार है। लेकिन मैं एक चीज़ बार बार कह रहा हूँ, ये एक मार्क को अगर आप 4 बार 5 बार टेस्ट करेंगे ना, वो टूटेगा इवेंचुअली। और अगर तो ये डिफेंस हो रहा होता मार्केट ब्रेथ के साथ, पॉजिटिव मार्केट ब्रेथ के साथ, तो फिर भी एक बार ठीक था। लेकिन मार्केट ब्रेथ और मिड कैप एक्शन इतना ख़राब है ना, वो मुझे कम कॉन्फिडेंस दे रहा है। श्रेया के पास चलते हैं आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का क्रम समझने के लिए। श्रेया, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी सर, ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे बात करेंगे, लेकिन सर सवाल मेरा स्मॉल कैप और मिड कैप को लेकर है। बाजार ने तो तंग किया ही, लेकिन सबसे ज़्यादा रुलाया है मिड कैप और स्मॉल कैप में। फिर से सवाल बहुत रिपीटेटिव है, लेकिन अहम भी है पूछना। बार बार दर्शकों के सवाल आते हैं, निवेशक जानना चाहते हैं कब हालात आपको सुधरते नजर आ रहे हैं, और इनफैक्ट अगर नहीं आ रहे तो अभी करें क्या सर इसमें? बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे बड़ा सवाल ही यही है, क्योंकि ये महीना बहुत ब्रूटल रहा है स्मॉल कैप और मिड कैप के लिए। आई थिंक इस महीने में, अच्छा मैं एक चीज़ लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ ऐसा नहीं कि आप ही के पोर्टफोलियो टूटे हैं, किसी का पोर्टफोलियो नहीं बचा। अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े HNIs, बड़े से बड़े फंड मैनेजर जो हमारे चैनल पर आते हैं और हम जिनसे बात करते हैं, जिनकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जो मार्केट की हर साइकिल समझते हैं, उनमें से भी काफ़ी लोग हमेशा 100% इन्वेस्टेड रहते हैं। उनके भी पोर्टफोलियो में पेन आया इस तरीके से। ये दिक्कत शेयर रहने वाली है यहाँ पर। और यहाँ पर पता दिक्कत क्या आ रही है? यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि बहुत से लोग ना सिर्फ फॉल फ्रॉम हाई देख रहे हैं कि 40% गिर गया, 30% गिर गया, चले कितने थे ये कोई नहीं देख रहा। मैंने आज सुबह 3-4 स्टॉक्स दिखाए थे जो 50% गिरने के बावजूद अगर आप 3 साल का चार्ट देख लेंगे तो बहुत ऊपर है। तो इसके लिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी दिक्कत है। और मिड कैप मार्केट में तो मेरा एक सिंपल लॉजिक है, पहले लार्ज कैप को स्टेबल होना है, पहले निफ्टी को स्टेबल होना है, मिड कैप लेने के लिए बाद में टाइम बचा है। अभी आप अपनी कैपिटल बचाइए, बाद में कैपिटल गेन के बारे में सोचिए। देखिए बात करते करते निफ्टी एक बार फिर स्लिप कर रहा है थोड़ा सा हायर लेवल से। चलिए अब ट्रेंडिंग काउंटर की बात करते हैं। ठीक है सर, तेज़ी के ट्रेंडिंग काउंटर्स के साथ शुरुआत करते हैं। कौन से स्टॉक्स में गिरते बाजार में थोड़ा संभलता हुआ नजर आया है, कौन कौन से स्टॉक्स? विप्रो देखिए, इनफैक्ट आप पूरा आईटी पैक ही जैसे कि हम बात करते हैं उसमें तेज़ी देखने को मिली। विप्रो 0.25% चढ़कर कामकाज कर रहा है। टेक महिंद्रा भी इस लिस्ट में शामिल, 2% की तेज़ी क्यों चढ़ रहा है टेक महिंद्रा, इसको और डिटेल में समझेंगे बाद में। एनटीपीसी देखिए 1.5% की तेज़ी यहाँ पे। अपोलो हॉस्पिटल में भी अच्छी खरीदारी, 0.25% से ज़्यादा चढ़कर कारोबार करता हुआ। अगेन आईटी पैक का स्टॉक परसिस्टेंट सिस्टम 4.5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है। सोना BLW प्रिसीजन में भी अच्छी खरीदारी, 3.5% चढ़ गया। LTI Mindtree 3.5% की तेज़ी, और PV फिनटेक में भी कल के गिरावट के बाद आज यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है 2.5% से ज़्यादा। लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स जो गिरकर कारोबार कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डेंट किन में पड़ा है तो BEL इस लिस्ट में शामिल है। लगभग 3% का तगड़ा डेंट। ट्रेंट देखिए टूट कर कारोबार करता हुआ 2.5% से ज़्यादा। इंडसइंड बैंक से भी नहीं हो पा रहा, और 2% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे। टाटा मोटर्स भी इस लिस्ट में शामिल है, 1.5% से ज़्यादा का डेंट पड़ता हुआ। HFCL में मुनाफा वसूली देखिए 5.5% से ज़्यादा, इनफैक्ट 6.5%। BHEL भी गिरावट का शिकार हुआ 4.5% से ज़्यादा। NBCC भी गिरकर कारोबार कर रहा है 5.25% के करीब, और वोडाफोन आइडिया फिर से गिरता हुआ यहाँ पे 4% के करीब गिरावट आती हुई। चलिए अब पैनल से आपको मिलवाते हैं, और फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ मार्केट स्मिथ इंडिया के मयूरेश जोशी जुड़े हुए हैं। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गावसर से, मानस जायसवाल, आशीष बहेती, अमित सेठ, सोनी पटनायक और जतिन गेडिया से। 2:15 पर मैं बताऊंगी आपको IT शेयरों में एक्शन क्यों है आज। 2:20 पर असीम बताएंगे क्या टेस्ला की भारत में होगी एंट्री। साथ ही 2:25 पर मिताली बताएंगी टैरिफ वॉर का भारत
पर कितना होगा। सर क्या है SBI की रिपोर्ट, साथ ही 2:30 पर आशीष बताएंगे आपको क्वालिटी पार IPO में कितना है दम 2:35 पर। सुदर्शन बताएंगे MGL पर फोकस क्यों है 2:45 पर। कंचन बताएंगे क्या है वेदांता का डीमर्जर प्लान। साथ ही 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ होंगे पाइपर सेरिका के फाउंडर एंड फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जी। 3:05 पर यतिन बताएंगे डीलिंग रूम में किन शेयरों पर होगा फोकस। 3:10 पर अनुसर से लेंगे कल के लिए स्ट्रैटेजी। 3:15 पर लेंगे BTST STBT कॉल्स। चलिए हमारा पैनल तैयार है और ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। गुड आफ्टरनून गावा सर, बताइए इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। इस समय का जो ट्रेड है मुझे पसंद है वो है जोमेटो। लगता है स्विगी का पैसा जोमेटो में जा रहा है। ट्रेड कर रहा है 224, स्टॉप लगाएंगे 221 का, ज्यादा नहीं, ₹3 का स्टॉप लगाए। टारगेट 230 के नजर आते हैं जोमेटो। आजकल में स्पिल ओवर हो सकता है जोमेटो। जोमेटो प्रकाश सर की कॉल, यहाँ पे बाय कॉल है 224, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आज यहाँ पे। आशीष बहती जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। आशीष जी वो अनम्यूट बटन दबाना पड़ेगा आपको, आपके नीचे उपलब्ध है। जी हल्का सा सॉरी। होगा। गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन जी साइंट में खरीदारी की सलाह रहेगी। चार्ट स्ट्रक्चर अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबलाइज होता हुआ देखने मिल रहा है और 20 डेमा को आज रीगेन करता हुआ देखने मिल रहा है साइंट। ओवरऑल आईटी का जो टेलविंड है, सेक्टर टेलविंड, वो काफी स्ट्रांग बना हुआ है यहाँ पर। तो 1425 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है, 1475 और 1500 तक के टारगेट्स के लिए। साइंट बाई साइड की ट्रेड, तो 2 बाई साइड की ट्रेड फिलहाल आती हुई। सोनी जी गुड आफ्टरनून, आपने क्या पिक किया है? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे मेटल स्पेस में से जिंदल स्टील पे बाय रहेगा। स्टॉक मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है। 10 और 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यहाँ पे ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे पुट राइटिंग काफी एग्रेसिव है, सपोर्ट बन रहा है एक 840 के यहाँ, और कॉल में ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड होते हुए नजर आ रही है। फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह रहेगी यहाँ पे 835 स्टॉप लॉस के साथ, 865 और 870 के 2 टारगेट्स के लिए। ओके JSPL ये होगी सोनी जी की पिक। मानस जी गुड आफ्टरनून, आपकी पिक। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। HUL में हिंदुस्तान यूनिलीवर में बिकवाली करनी है। 4-5 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। आई थिंक यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। जो लास्ट मंथ के लोज थे उसको स्टॉक टेस्ट कर सकता है। तो HUL के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 2297 के प्राइस चल रहे हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस 2316 2316 के स्टॉप लॉस से HUL के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे और 2255 2255 के टारगेट्स पॉसिबल है स्टॉक के फ्यूचर में। अगर चाहें तो 2300 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 31 रुपए के आसपास ये पुट ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 24 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 45 के टारगेट सेट करने हैं। ओके चलिए, तो 3 बाय ट्रेड्स के बाद एक सेल ट्रेड, मानस जी का HUL सेल और करीब 2290 की ट्रेजेक्टरी में, और 2300 का पुट ऑप्शन। ये का प्रीमियम कितना है इसका? करीब 31, रीजनेबल है प्रीमियम, ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है। जतिन गेडिया इस वक्त इस कार्यक्रम में मौजूद है। जतिन गुड आफ्टरनून। जतिन आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारा जो ट्रेड होगा वो आईटी पैक में से विप्रो में होगा और 3 वीक का एक कंसोलिडेशन हुआ है। अभी रुक जाइए कुछ देर, आपके ट्रेड जो है ना वो क्लियर हम सुन नहीं पा रहे। आपके जो ऑडियो में दिक्कत है उसको एक बार जुटाने की कोशिश करते हैं, फिर से ठीक करते हैं, फिर इसको पिक करेंगे। मीनवाइल निफ्टी जो 22,923 पे है, 1-2 यहाँ पे ट्रेड्स को और कंसिडर कर लेते हैं जहाँ पे अच्छा मूव आ रहा है, चेक लेते हैं, फिर उसके बाद जतिन जी का कॉल एक बार फिर से जुटा लेंगे। एक बार स्क्रीन पे लेके आइए आप विप्रो आईटी स्पेस में। सोनी जी एक कमेंट दीजिएगा। विप्रो अभी अभी सारे एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ 350 अंक इस वक्त निफ्टी आईटी ऊपर है। आपका टेक इस पे? मुझे लगता है कि आज एक अच्छा रिवर्सल आया है यहाँ पे और सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न भी बना रहा है डेली चार्ट्स पे, कहीं ना कहीं पॉजिटिव आउटलुक रहेगा। टुवर्ड्स 320 325 लेवल्स को इमीडिएट बेसिस पे टेस्ट कर सकता है। करंट लेवल से बाय कर सकते हैं। हल्की सी डिक्लाइन 309 इस लेवल तक भी बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 304 का और टारगेट रहेगा 320 325। ओके चलिए, तो ये इस समय कुछ ट्रेड्स। मीनवाइल गावा सर ने जोमेटो की बात की थी, स्विगी भी थोड़ा सा आज रिकवरी आज लग रहा है। कुछ स्टॉक्स ये कह रहे हैं कि वो गाना याद है आपको, अभी मुझ में कहीं बाकी है थोड़ी सी ज़िंदगी, ये बिल्कुल थोड़े ऐसे स्टॉक्स जो हैं
उनमें इस तरीके के मूव्स आ रहे हैं आज। मीनवाइल एक बार आप लेकर आइए वोडाफोन आइडिया, आप वापस 8 के नीचे आ गया। आपको याद होगा उस दिन थोड़ी सी कवरिंग आ गई थी, हालांकि वो न्यूज़ तो ख़राब ही थी, लेकिन समहाउ कवरिंग आ गई थी उस दिन। खैर उस दिन भी यही व्यू था कि वो रैली टिकेगी नहीं, और अब देखिए अब वापस 8 के नीचे आ गए, और ये इसमें यही होना है। ठीक है, उस दिन कहाँ तक गए थे हम, 8.70 तक गए थे मेरे ख्याल से, 8.70 8.80 तक गए थे। वो भी मौका था फिर निकलने का। आज फिर देखिए अब 797 पर इस समय आप ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। सुबह हमने एक स्टॉक की बात की थी, येस बैंक की 52 वीक लो के काफ़ी करीब है, अभी भी वो स्टॉक ऑलमोस्ट वहीं पर 52 वीक लो के काफ़ी करीब। कुछ देर में मयूरेश जुड़ेंगे, उनसे एक फंडामेंटल ट्रेड भी लेंगे। मयूरेश जी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सॉरी, बताइए क्या रहेगी आपकी ट्रेड या आपकी स्टॉक पिक? आफ्टरनून अनुज जी, अपॉलॉजीज रनिंग लेट, थोड़ा बाहर मीटिंग में तो लेट हो गया। आई थिंक फार्मा, हॉस्पिटल्स और एग्रोकेमिकल्स ये 3 स्पेसेस हैं जहां पे हम वॉचलिस्ट बना रहे हैं। विद इन फार्मा मुझे लगता है सन फार्मा एक अच्छा बेस क्रिएट कर रहा है। जैसे नंबर्स रहे हैं सन फार्मा के हैव बीन प्रीटी डिसेंट, और बेसिकली आई थिंक जो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रहेगा वो होगी स्पेशलिटी पाइपलाइन। तो इनके पास जो 7 या 8 ड्रग्स हैं, एक स्टेज 3 में है, 2 स्टेज 2 में है, एंड एज दिस फ्रक्टिफाई इनटू कंफर्म सेल्स या जो प्री सेल्स हम कहते हैं एक्सक्लूसिविटी पीरियड के साथ विद बेटर मार्जिन्स, रेवलिविड का जो एक दबदबा है फॉर द इंडस्ट्री एज अ होल, आई थिंक जो डिपेंडेंस है that will get compensated by a few of these blockbuster launches which will come through. तो मुझे लगता है आई थिंक जो रिटर्न रेशियोज हैं, कैश पोजीशन बुक पे जो है, और जो एक्सपेक्टेशन हम मान के चल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बेटर नंबर्स गोइंग फॉरवर्ड एज वेल, सन फार्मा एक अच्छा विकल्प है जो हमारे वॉच लिस्ट पे। सन फार्मा तो मयूरेश जी की पसंद है, सन फार्मा में रडार पे रखने की सलाह है। जतन जी दोबारा हमारे साथ जुड़ते हुए, जतन जी आपकी पिक क्या होगी आज के लिए? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमारी जो पिक होगी वो विप्रो में होगी। तो विप्रो में हमने देखा है डेली चार्ट्स के ऊपर 3 वीक का एक कंसोलिडेशन हुआ था, एक फ्लैट पैटर्न फॉर्म हुआ है। हमें लगता है कि वो पैटर्न कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट लेग ऑफ द अप मूव स्टार्ट हो गया है। तो विप्रो लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 304 का, और ऊपर में टारगेट रहेंगे 328 के। ओके, तो चलिए ये विप्रो, और विप्रो की बात हो ही रही है तो एक काम करते हैं, बात करते हैं आज के बड़े मूव की जो आ रहे हैं आईटी पैक में। चलिए उस पर थोड़ी देर में बात करेंगे, शायद वो अभी रेडी नहीं है। कुछ और स्टॉक की बात कर लेते हैं। गाबा सर ने जोमेटो की बात की थी। गाबा सर, जोमेटो पर आप डे टारगेट जो दिए, उसके अलावा पोजिशनली कुछ साइन है क्या बॉटम फॉर्मेशन के? ऐसा है कि करीब 5 हफ्तों से एक बेस बना रहा है जोमेटो समवेयर क्लोजर टू अराउंड 200 के आसपास। यहां से अगर अपमूव मिलता है तो 260 जा सकता है, लेकिन उसके बाद थोड़ी रुकावट है 240। मुझे लगता है वो नेगोशिएट कर लेगा, ऐसा लग रहा है, सेटअप के हिसाब से लगता है कर लेगा, लेकिन फर्स्ट 240 फिर शायद 260 पॉसिबल है जोमेटो। ओके, चलिए जोमेटो। अब एक काम करते हैं, आईटी शेयरों की बात करते हैं। गिरते मार्केट में भी आईटी शेयरों में रौनक है, खासतौर से मिड कैप आईटी। इसकी वजह कुछ कुछ स्टॉक्स पर ब्रोकरेजेस की बुलिश रिपोर्ट। सुबह हमने इनकी बात की थी, एक बार रिविजिट करते हैं श्रेया के साथ। श्रेया बताइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने। गिरते बाजार में आईटी सेक्टर ऐसा है जो तेज़, इनफैक्ट इन ग्रीन है और अच्छी खासी तेज़ी उसमें देखने को मिल रही है। 0.25% के करीब तेज़ होकर आईटी इंडेक्स काम कर रहा है। लेकिन कुछ स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं जहाँ पे अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। आपको देखेंगे परसिस्टेंट और वो तमाम स्टॉक्स, LTI माइंट्री, LTTS, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स जिसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन टेक महिंद्रा और परसिस्टेंट की बात आज करते हैं। देखिए परसिस्टेंट सिस्टम यहाँ पे अच्छा तेज़ होता हुआ, LTI माइंट्री, L&T टेक सर्विसेज, टेक महिंद्रा, विप्रो सभी में अच्छी तेज़ी इनफैक्ट आज देखने को मिली है। तो आईटी शेयर जो आप कह रहे थे 22,800 का लेवल जिसने बचा कर रखा है, वो इंडेक्स ये फिलहाल देखने को मिल रहा है। लेकिन 2 स्टॉक्स पर ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई, एक परसिस्टेंट और टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा पे हमने सुबह भी बात की थी, CLSA की रिपोर्ट आई थी, वहाँ पे आउट परफॉर्म की कॉल दी है। टारगेट प्राइस 2030 का रख दिया है, तो वहाँ पे 70% का अपसाइड पोटेंशियल दिखने को मिल रहा है। साथ ही परसिस्टेंट में JP मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, वहाँ पे आउट परफॉर्म की कॉल दी है और टारगेट प्राइस वहाँ पे भी अच्छा खासा बढ़ा दिया है। 7,200 का लक्ष्य रख दिया है JP मॉर्गन ने परसिस्टेंट पर। टेक महिंद्रा में क्या पसंद आ रहा है, एक बार वो बात कर लेते हैं। देखिए लार्ज कैप IT की बात करें तो लार्ज कैप IT में फिलहाल टेक महिंद्रा CLSA को पसंद आ रहा है।
है, आप एबिट मार्जिन की बात करें तो वहाँ पे भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। टारगेट जो है फाइनेंशियल 2027 का 15% का एबिट मार्जिन में वो कंपनी हासिल कर सकती है। Q3 के नतीजे CLSA को पसंद आए हैं। इसके अलावा आप देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2027 में रेवेन्यू ग्रोथ में भी इंडस्ट्री बेहतर कर सकती है, CLSA ने अंडरलाइन की है, और कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं CLSA ने जिससे ऑर्डर बुक जो है वो कंपनी की मजबूत हुई है, तो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। अब बात करते हैं हम परसिस्टेंट की, JP मॉर्गन की रिपोर्ट जिस पे आई थी, तो JP मॉर्गन को बहुत सारे तमाम फैक्टर्स इसमें लग रहे हैं जो इस पे पॉजिटिव ट्रिगर ला सकते हैं। एक फिलहाल जो 3 हफ्ते में शेयर में 13% की गिरावट आई है वो अब एक अच्छा मौका है इस पर्टिकुलर काउंटर में बाई करने के लिए, और इनकी जो कवरेज थी JP मॉर्गन की उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन परसिस्टेंट ही नहीं किया है। इसके अलावा देखिए आप 2025-27 में आई में यानी कि रेवेन्यू में 21%, साथ ही प्रॉफिट में 29% की तेज़ी आ सकती है, इसमें एक्सपेंशन बढ़ सकता है ये। साथ ही टफ मैक्रो इन्वायरमेंट में भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, कंपनी की अच्छी प्रदर्शन रही है। जो मैंने शुरुआत में बात की, देखिए 3 हफ्ते में शेयर 13% गिरा है, और ये अच्छा मौका है हाई क्वालिटी स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रडार पे रखने के लिए। तो फिलहाल JP मॉर्गन बुलिश नजर आया है परसिस्टेंट पे, साथ ही CLSA टेक महिंद्रा पे भी बुलिश नजर है। ओके तो JP मॉर्गन की रिपोर्ट मयूरेश जी आपने सुना ही होगा, अभी श्रेया ने पूरी की पूरी व्याख्या करी इस रिपोर्ट की। अच्छा, एक चीज़ हमें ये भी देखनी पड़ेगी कि पोस्ट आई थिंक इस अर्निंग सीजन जो प्राइस डैमेज था वो मिड कैप IT में इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप IT ज़्यादा शार्प था। तो अगर आपको इस रिपोर्ट में कुछ भी प्रभावित कर रहा है और आप बाइंग के इच्छुक हैं तो आपकी प्रेफर्ड बाय कॉल्स क्या होंगी? क्या आपका झुकाव मिड कैप IT में जिस प्रकार का प्राइस डैमेज हुआ उसके बाद मयूरेश जी? यू आर एब्सोल्युटली राइट वीरू जी। और अगर हम प्राइस एक्शन भी देखें तो पिछले 2 या 3 वर्षों में मिड कैप IT हैज आउट परफॉर्म लार्ज कैप IT में सिग्निफिकेंट मार्जिन, वैल्यूएशंस भी अच्छे खासे महंगे हुए थे। सिलेक्टिव नेम्स विद इन दिस पॉकेट हैव डिलीवर्ड गुड नंबर्स, मैनेजमेंट कमेंट्री अच्छी रही है, जो मैनेजमेंट आउटलुक है स्पेसिफिकली रेवेन्यू ग्रोथ को लेके, ऑर्डर विंस को लेके, एबिट मार्जिन्स को लेके, एंड बेसिकली आई थिंक यूटिलाइजेशन लेवल, आई थिंक ये जो 4 पैरामीटर्स होते हैं मिड कैप IT कंपनीज या IT क्षेत्र के लिए, ये प्रॉब्ली राइट स्पेस में है। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक सिलेक्टिवली विद इन मिड कैप IT कुछ स्टॉक्स आउट परफॉर्म करनी चाहिए। कोफोर्ज एज एन एग्जांपल इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू होल्डिंग इन आवर ग्लोबल पोर्टफोलियोज। हमें लगता है आई थिंक जो मैनेजमेंट कमेंट्री रही है कोफोर्ज की, जो एक्सपेक्टेशंस है इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज पैरामीटर्स पुट टुगेदर, एक अच्छा विकल्प या एक अच्छा डायरेक्शन देता है ये पूरे स्टॉक के अर्निंग्स के हिसाब से। दूसरा आई थिंक एम्फेसिस, ये हमारे पे रडार पे रहेगा। ऑब्वियसली थोड़ी प्राइस स्ट्रेंथ इसमें आनी चाहिए क्योंकि जो EPS RS रेटिंग्स हम देख रहे हैं थोड़े सॉफ्ट है, बट अगर इसमें थोड़ी प्राइस स्ट्रेंथ आती है, जेन AI में जो एम्फेसिस काम कर रहा है दैट्स ऑलमोस्ट 35-36% ऑफ इट्स ओवरऑल बिजनेस। मैनेजमेंट का ये मानना है कि ओवर द नेक्स्ट 3 or 4 क्वार्टर्स ये 50% के ऊपर इसको लेके जाएंगे, एंड दिस पार्ट ऑफ द बिजनेस इज द बिजनेस जहाँ पे मार्जिन्स, रेवेन्यू विजिबिलिटी, रेवेन्यू एक्सक्लूसिविटी काफी अच्छी रह सकती है। और मुझे लगता है दे आर वन ऑफ द पायनियर्स इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ सब्सटेंशियल चंक कमिंग फ्रॉम द जेनरेटिव AI स्टैक। तो आई थिंक ये 1-2 स्टॉक्स है जो हमारे। ओके, चलिए अब अगली खबर पर चलते हैं, और इस खबर पर गाबा सर आप और वीरू आप थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दें क्योंकि ये थोड़ा सा आपके मतलब की खबर अब हम बताने वाले हैं। और खबर है टेस्ला की भारत में एंट्री। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला जी हाँ जल्द ही भारत में अपना कारोबार शुरू कर सकती है। अमेरिका में PM मोदी से मुलाकात के बाद एलन मस्क की कंपनी ने भारत में भर्ती शुरू कर दिया। जी हाँ, उनका जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उस पर उन्होंने 13 ओपनिंग्स का एक पोस्ट डाला है। पहले असीम के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं कि क्या है पूरा मामला। असीम, गुड आफ्टरनून। तो लग रहा है कि अब मामला करीब आ रहा है। जी सही कहा आपने। पिछले हफ्ते आपने प्रधानमंत्री मोदी और एलन मस्क की मुलाकात देखी थी, उसके बाद से ही कंपनी ने भारत में अपने ऑपरेशंस खोलने की तैयारियां तेज कर दी है। कंपनी ने भारत के अंदर ही करीबन 13 वैकेंसीज निकाली हैं और ये वैकेंसीज सेल्स मैनेजर, सर्विस मैनेजर, टेक्नीशियन और ऑपरेशन मैनेजर की वैकेंसीज है। तो इसके और ये जो सारी वैकेंसीज है वो मुंबई के सब अर्बन एरिया के अंदर ही निकाली गई है। तो ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी अपना पहला शोरूम भारत में मुंबई के अंदर खोलने की तैयारी कर रही है और इसके लिए कंपनी ने
तैयारियां करनी भी शुरू कर दी है। इससे पहले भी मैं बता दूं कि कंपनी ने पहले भारत में जगह तलाश रही थी शोरूम खोलने के लिए, लेकिन किन्हीं वजह से कंपनी ने अपने प्लान्स को ठंडे बस्ते के अंदर डाल दिया था। उसके बाद कंपनी ने भारत में जितने भी एम्प्लॉइज थे उनकी भी छुट्टी कर दी थी। लेकिन पिछले हफ्ते जब भी जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी और एलन मस्क की मुलाकात हुई, ये सारी सरगर्मियां जो है वो वापस आ गई हैं। कंपनी ने अब 13 लोगों के लिए वैकेंसीज निकाल दी हैं। अगले 1 से 2 महीने के अंदर आप ये वैकेंसीज भरती हुई भी देख सकते हैं और भारत में पहला शोरूम मुंबई में कंपनी की तरफ से आता हुआ भी देख सकते हैं। ओके, तो पहला शोरूम आने की तैयारी हो रही है और बहुत इंटरेस्टिंग होगा अगर ऐसा हुआ तो। काबा सर, जगह बना ली गैरेज में आपने? नहीं, मेरी जगह है ही नहीं, देखा मैंने, बहुत कोशिश की, नहीं लगती। बिल्कुल, तो मेरे लिए कोई टेस्ला कुछ काम है नहीं अनलेस आई गो टू माय न्यू बिल्डिंग। 4 साल की, 3 साल की। वीरू आपके यहाँ तो होगी जगह? नहीं, जगह है पर जहाँ जगह है वहाँ पे माल नहीं है, चक्कर ही है। टेस्ला वाला माल नहीं है। बहुत महंगी होगी ना, बहुत महंगी होगी। और पर ये देखिए, मैं अभी कुछ देर पहले अनुज, आप यकीन मानिए, मैं महिंद्रा जी का वो ट्वीट पढ़ रहा था, बिल्कुल सही लिखा उन्होंने। 1991 से जब भारतीय अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोल दिए गए थे, सब उनसे पूछते थे आपका क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। प्रतिस्पर्धा क्लाइंट्स के लिए, कस्टमर्स के लिए अच्छी होती है और मेरे ख्याल से भारतीय कंपनियां इतनी मजबूत हैं कि पूछे मत, किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा वो झेल सकती हैं और उसके अगेंस्ट सबसे अच्छा प्रोडक्ट उतार सकती हैं एट रीजनेबल प्राइस, नो इश्यूज। मैं आपको बताता हूँ, सिंस आपने बात छेड़ी है तो मारुति जब हिंदुस्तान में थी तो मारुति की कुल मिलाकर 3 गाड़ियाँ आती थी, मारुति 800, मारुति 1000 और मारुति एस्टीम। एक कहने को ओमनी उनकी कार हुआ करती थी, वो कार कम होती थी, वो एक ग्लोरीफाइड वर्जन ऑफ ऑटो ज़्यादा हुआ करता था। तो उसके बाद जब hyundai ने सेंट्रो लॉन्च की थी, उसके बाद मारुति को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब कंपटीशन आ गया, अब हमें कुछ करना होगा। आप उसके बाद से मारुति की ट्रैजेक्टरी उठा के देख लीजिए, किसी भी मार्केट में जब भी कोई कंपटीशन आएगा तो जो इनकम्बेंट होता है उसके पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो वो अपने आप को मजबूत करता है या फिर वो जैसे कहते हैं ना, फॉलन बाय द वे साइड, वो हो जाता है। और आई थिंक इंडियन ऑटो कंपनी ने दिखाया है कि वो तैयार है वैसे किसी भी कंपटीशन के लिए। अच्छा होगा क्योंकि जो फीचर्स अब कारों में मिल रहे हैं हमको, इंडियन कारों में पहले कहाँ मिलते थे। आपको याद है एक समय पर एम्बेसडर कार में जब MBA कर रहा था तब की बात है, तो हमारे प्रोफेसर बताया करते थे कि एम्बेसडर कार को कैसे हम क्लासीफाई करते हैं। कहते हैं वो एक ऐसी कार जिसमें ऑल द पार्ट्स मेक नॉइज़ एक्सेप्ट हॉर्न, मतलब जिसका काम है नॉइज़ करने का, उसके अलावा बाकी सब नॉइज़ करते हैं उस कार में। वो वहाँ से लेके यहाँ तक का हमने सफ़र अब तय करा है, तो एक अच्छी चीज़ मानी जाएगी। चलिए, लेकिन एक काम करते हैं। हाँ, सॉरी, मैं पूछूं, याद है जब हम लोग पहली बार गाड़ी में बैठे थे, क्योंकि BHEL पैसा देती थी पेट्रोल का, तो लोग 30-35 हज़ार में एक प्रीमियर पद्मिनी खरीद लेते थे। याद है वो गियर जो पहले हाथ में होता था, वो गियर प्रीमियर पद्मिनी का, क्या गजब था वो गियर है। याद है 2 साल पहले तक मुंबई में वही काली पीली टैक्सी चलती थी वैसे। गावा सर को पता है। वो तो अब वो रोड से हटाई गई है, वरना पहले वही चलती थी काली पीली। खैर चलिए, अब आगे बढ़ते हैं वीरू, और एक काम करते हैं, इस टॉपिक पर हैं ही हम। तो जो गिरावट आ रही है कुछ स्टॉक्स में, गावा सर, चाहे M&M हो या टाटा मोटर्स हो, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर करेक्शन और बढ़ेगी यहाँ पर? एक्चुअली 3 क्वार्टर से M&M में एक रेसिस्टेंस है, थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है, तो मुझे लगता है थोड़ी डिप की जरूरत है। शायद ये मौका है टेस्ला का, हिसाब से शायद ये एक्सक्यूज बन सकता है, लेकिन 3 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रेच हो चुका है ज्यादा ही। जब तक अनस्ट्रेचिंग नहीं होती, 2500 के आसपास नहीं मिलता, मेरे ख्याल से वहां पर बाइंग आ सकती है। थोड़ा डिप पॉसिबल है M&M में। M&M में थोड़ा डिप पॉसिबल है। बाकी ऑटो स्टॉक्स को आप कैसे रीड करेंगे? मयूरेश, क्योंकि पिछले 4 महीने में सिंस इन्वेंट्री बिल्डअप के इश्यूज थे, वो पेन समझ में आता है, वो स्लो डाउन था, बट टेस्ला का आना भारत में और इनके प्रोडक्ट की जो सीधे टक्कर होगी उसमें M&M है, उसमें इनफैक्ट सारी ऑटो कंपनियां हैं अब तो, क्योंकि सबका ही EV पोर्टफोलियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नो डाउट M&M और टाटा मोटर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप कैसे रीड करते हैं इस डेवलपमेंट को और आपका प्रेफर्ड बाय क्या है? वीरू, आई थिंक 2 चीजें। एक, आई थिंक इंडिया एज अ मार्केट इज स्टिल अ वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट, आप कोई भी चीज उठा के देख लीजिए। और दूसरा सर्विस कंपोनेंट, तो आई थिंक मारुति हो, M&M हो, टाटा मोटर्स हो,
आई थिंक दे हैव क्रैक्ड दिस कोड सालों पहले, दशकों पहले, और इसलिए आई थिंक जो प्राइसिंग होती है काफी गाड़ियों की, ये काफी कॉम्पिटिटिव होती है। जो प्रीमियम कार्स हम मानते हैं 15-20 लाख के ऊपर, वो एक सिलेक्ट ऑडियंस के लिए होती है। हालांकि आई थिंक हाउस होल्ड इनकम भी बढ़ चुकी है, एंड देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ हैविंग लोन्स अगेंस्ट कार्स एज वेल। बट अगेन आई थिंक जो सिलेक्टिव मेजर्स वो देते हैं या कंटेंट या फीचर्स देते हैं, आई थिंक दे आर वेरी वेरी अप्रोप्रिएट इन टर्म्स ऑफ द प्राइस दे आर। दूसरा, आई थिंक जो सर्विस फैक्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज लुकिंग एट आवर रोड्स, एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ जो सर्विस एलिमेंट्स लगते हैं, स्पेसिफिकली आई थिंक इंटरनल रोड्स के हिसाब से, इफ यू आर गोइंग इंटीरियर, इफ आर नॉट यूजिंग द हाईवेज, कहीं ना कहीं आई थिंक जो सर्विस कंपोनेंट है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसलिए आई थिंक स्टॉक्स लाइक मारुति, M&M विल कंटिन्यू डूइंग वेल। टेस्ला किस हिसाब से आता है इंडिया में, कब आता है, क्या प्राइस पे आता है, ये जानना बहुत जरूरी है। आज आप उनके बेस वेरिएंट भी देखें, विल नॉट बी अफोर्डेबल फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द मार्केट, और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक इंडियन प्लेयर्स विल एडजस्ट टू द होल कंपटीशन वेरी वेरी इफेक्टिवली। जो नए मॉडल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये काफी अट्रैक्टिव है, प्राइस वाइज, फीचर वाइज, और सर्विस फैक्टर स्टैंड आउट फीचर होता है। तो मारुति, M&M अच्छे स्टॉक्स है जो मुझे लगता है वो लॉन्गर पीरियड भी अच्छे करने चाहिए। मारुति और M&M ये स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं मयूर जी को। चलिए, अब टेस्ला की बात हुई, इनफैक्ट पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात हुई। अब बात करते हैं ट्रम्प के टैरिफ वॉर की। देखिए, SBI रिसर्च का मानना है कि अगर अमेरिका ने भारत पर मोटा टैरिफ लगाया भी तो भारत पर इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। और क्या है डिटेल, ये बताने के लिए मिताली जुड़ी हुई है। मिताली, बताइए। तो SBI की रिसर्च रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर यूएस के जो टैरिफ्स है वो 15 से 20% बढ़ भी जाते हैं तो इसका इंडियन एक्सपोर्ट्स पे हमें खासा फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ 3 से 3.5% का एक्सपोर्ट पे यहाँ पे दबाव आ सकता है, और इस दबाव को का प्रभाव जो है वो कम करने के लिए इंडिया जो है वो मिडिल ईस्ट रूट्स, जो ट्रेड रूट्स है वहाँ पे अभी एक्सप्लोर कर रहा है, ताकि हम कैसे इस एक्सपोर्ट के जो टैरिफ के वॉर्स के कारण प्रभाव पड़ता है उसको कम कर सके। और ये मानना यहाँ पे ज़रूरी होगा कि यूएस अभी भी भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्टिंग पार्टनर है। FY24 में जो टोटल एक्सपोर्ट्स किए थे उसका 17.7% जो शेयर है वो यूएस का ही था। एक नजर डालते हैं टैरिफ के पिक्चर्स की। 2018 में जो यूएस ने इंडियन गुड्स पे टैरिफ लगाए थे वो 2.72% थे, जो 2022 में बढ़कर 3.83% हो गए। वही इंडिया की अगर मैं बात करूं तो यूएस के लिए टैरिफ की जो रेट थी वो 11.59% थी, जो कि 2022 में बढ़कर 15.30% तक देखने को मिले। अब बात करते हैं ट्रेड सरप्लस की। तो भारत का जो ट्रेड सरप्लस है यूएस के साथ 2000 जो सन था उसमें $7 बिलियन का आंकड़ा 2024 में बढ़कर अभी $45.7 बिलियन हो चुका है, यानी कि 550% का यहाँ पे हमें इजाफा देखने को मिला है। कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स की बात करते हैं जहाँ पे इंडिया और यूएस कोलैबोरेट करके इस इकोनॉमी को बूस्ट करने की बातें कर रहा है। तो सबसे पहले हमारी लाइन में है डिफेंस और एरोस्पेस। यहाँ पे भारत और यूएस के बीच डिफेंस एडवांस इक्विपमेंट्स की बात जारी है और को प्रोडक्शन को लेकर भी यहाँ पे चर्चाएं शामिल नजर आती है। यूएस इंडिया का जो कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव है उसमें मिलिट्री पार्टनरशिप और डिफेंस जो यहाँ पे सप्लाई चेन है उसको मजबूत करने की बातें भी सुनने को मिल रही है। इसके अलावा एनर्जी और रिन्यूएबल रिसोर्सेज सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोकार्बन, LNG और क्रूड ऑयल का जो ट्रेड है वहाँ पे भी हमें बूस्ट देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही भारत में यूएस के डिजाइन किए हुए रिएक्टर्स भी भारत में लगाने की यहाँ पे चर्चाएं जारी है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेगमेंट की बात करूं तो सेमीकंडक्टर्स, AI, क्वांटम टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी जैसे सेगमेंट्स में यहाँ पे हमें दोनों देशों का कोलैबोरेशन नजर आ सकता है। इसके अलावा फार्मा में API की मैन्युफैक्चरिंग और इंडियन जो डिवाइसेस और मेडिसिन है उनका शेयर यूएस में बढ़ाने की भी बातें जोरों शोरों से यहाँ पे देखने को मिल रही है। अंत में बात करना चाहूँगी मैन्युफैक्चरिंग की, तो एल्यूमिनियम, स्टील और बैटरी मटीरियल्स का जो प्रोडक्शन है उसके लिए भी कोलैबोरेशंस इंडिया और यूएस यहाँ पे बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और इन प्रोजेक्ट्स के साथ ही जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी हमें इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। तो SBI की रिसर्च रिपोर्ट का कंक्लूजन यही है कि वहां से अगर टैरिफ बढ़ाया जा सके तो भी हमारी इकोनॉमी उस टैरिफ वॉर को झेलने के लिए अभी सक्षम है, और दोनों की कंपनी, दोनों की जो कोलैबोरेशन है उससे इकोनॉमी में काफ़ी बूस्ट देखने को भी मिल सकता है हर सेगमेंट में। थैंक यू मिताली। मीनवाइल मार्केट ऑलमोस्ट ग्रीन में आने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, निफ्टी अब देखिए आप, और देखिए एक होता है ओपनिंग का हाई और एक होता है ट्रेडेड हाई। ट्रेडेड हाई के हम ऑलमोस्ट करीब हैं निफ्टी पर। एक बार ज़रा इंट्राडे रख दीजिए बैंक निफ्टी का भी। बैंक निफ्टी का भी इंट्राडे देख लेते हैं क्योंकि सुबह बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक था, फिर HDFC बैंक ने सपोर्ट किया। ये भी ऑलमोस्ट अपने ट्रेडेड जो हाईज है उसके काफ़ी इस समय करीब आ रहा है।
तो क्लियरली थोड़ी सी रिकवरी है यहाँ पर। और वीरू, अब ये कहना होगा कि वो कोई तो है जो 22,800 पर विराजमान है और ये कह के बैठा है कि नहीं, मैं नहीं टूटने दूंगा इसको, चाहे कुछ हो जाए। कौन है अनुज? कौन है? बूझो तो जाने। पता चल जाए तो फिर उसको थोड़ा सा और इंसेंटिव देंगे कि थोड़ा सा सिर्फ 22,800 पर नहीं, आप थोड़ा सा अगली बार मार्केट नीचे आए तो 22,900 पे आ जाइए। बट अनुज, एक बात तो है, अगर मैं बैंक निफ्टी पे एम्फेसाइज करूं, आप 22,800 की बात कर रहे हैं, मैं देखा था बहुत दिनों से वो 49,000 के मंथली प्रोप्राइटर को बैंक निफ्टी पे, और पैरेलली जो HDFC बैंक का बिहेवियर है, B2 का बिहेवियर है, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि इन 3 स्टॉक्स ने एक बहुत कमांडिंग पोजीशन दिखाई है अगेंस्ट। अगर आप निफ्टी की फॉल को देखें, बैंक निफ्टी की फॉल को देखें, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है ना। दिक्कत पता है क्या है वीरू? दिक्कत ये है कि ये चीज़ हमने पिछली बार भी कही थी, आपको याद है? और उसके बाद क्या औंधे मुँह गिरा था HDFC बैंक, क्योंकि क्या है कि रिकवरी आती है 3-4 दिन में। अच्छा हुआ क्या है HDFC बैंक में? कितनी रिकवरी? 0.5%। कल कितना चला था? मेरे ख्याल से 1% चला था कल शायद। तो कुल मिलाकर 1-1.5% की रिकवरी आई है, हम उसी से खुश हो जा रहे हैं क्योंकि एटलीस्ट वो गिर नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर भी दिक्कत ये है कि जैसे ही वो बड़ा सेलर आएगा वो फिर से तकलीफ आ जाएगी। लेकिन हाँ, ये तो है कि थोड़ा सा लोअर लेवल पर ये 2-3 स्टॉक्स जो हैं थोड़ा सा पोटेंशियल दिखा रहे हैं। इस पर एक व्यू ले लेते हैं, अमित सेठ से व्यू ले लेते हैं। अमित जी, HDFC बैंक, कोई व्यू इस पर? गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है क्योंकि स्टॉक ने एक हायर लो बनाया लगभग 200 डेमा पे, और इनफैक्ट कल के सत्र में सारे की मूविंग एवरेजेस इसने क्रॉस किए थे और आज भी काफी कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। तो लगभग एक 1590 1600 1620 पे पहले बॉटम बनाया, फिर एक हायर लो बनाया, विच इज अ पॉजिटिव साइन। तो जब तक ये 1690 के ऊपर 1685 1690 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि 1775 से 1790 तक के यहाँ पे टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, और अमित जी, आपकी खुद की ट्रेड क्या होगी इस समय की? जी अनुज जी, मेरी इस समय की ट्रेड रहेगी IT क्षेत्र से टेक महिंद्रा, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ। टेक महिंद्रा में ऑलमोस्ट एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट है, मूविंग एवरेजेस यहाँ कंप्रेस्ड है और उसको टेक महिंद्रा क्रॉस कर रहा है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सपेंशन। तो 1680 का स्टॉप लॉस रहेगा और हमारे टारगेट्स रहेंगे 1740 के 1740 के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वालिटी पावर के IPO में पैसा लगाने का आज आखिरी दिन है और कमज़ोर बाज़ार में भी ये इशू अब पूरा भर गया है। रिटेल निवेशक इशू में बढ़ चढ़कर पैसा लगा रहे हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए चलते हैं आशीष के पास। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। जो क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का IPO खुला हुआ है, बिल्कुल सही, आज सब्सक्रिप्शन का लास्ट डे, और वाकई इस तरह के कमजोर डाइसी बाजार में पूरा भरने में कामयाब होता हुआ। करंट अपडेट्स आपकी स्क्रीन पे नीचे चल भी रहे होंगे। QIB ऑलमोस्ट 1 टाइम, HNI और रिटेल ओवर सब्सक्राइब होते हुए इस समय नजर आएंगे। 401 से 425 रुपए का प्राइस बैंड है इसका। कंपनी 860 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की तैयारी कर रही इस IPO के जरिए, और सक्सेसफुल रहा वो तो हो ही गया है। खैर, अपर एंड पे करीब 3,25,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन टारगेट करेगी। ये जो पैसा जुटाया जा रहा है इसमें 225 करोड़ रुपए फ्रेश इशुएंस है और OFS के जरिए 635 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। दरअसल प्रमोटर्स का इस समय 100% स्टेक है इस कंपनी में, और पोस्ट IPO वो जो थ्रेशोल्ड लिमिट है जस्ट उसके शेड नीचे 74% पे आपको पोस्ट IPO प्रमोटर्स की हिस्सेदारी नजर आएगी। यह कंपनी हाई वोल्टेज पावर प्रोडक्ट्स बनाने का काम करती है और इसकी फैसिलिटीज इंडिया में, महाराष्ट्र और केरला में और साथ साथ टर्की में है। 140 प्लस कस्टमर्स हैं जिसमें एशिया, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ और साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इन सब में इस कंपनी के क्लाइंट्स मौजूद। और ये जो फ्रेश इशुएंस मोबिलाइज किया जा रहा है उसमें से एक बड़ा चंक 117 करोड़ रुपए दरअसल अलवर राजस्थान की एक कंपनी को एक्वायर करने के लिए 51% स्टेक एक्वायर करने के लिए इस्तेमाल होगा, और बाकी भी केपेक्स पे स्पेंड किया जाएगा। जो ब्रोकरेजेस के व्यूज हैं आपकी स्क्रीन पर आएंगे, लार्जली सब्सक्राइब के, और साथ साथ कुछ ब्रोकरेजेस का मानना है सब्सक्राइब लॉन्ग टर्म के लिहाज से। क्यों पसंद आ रहा है? क्योंकि तगड़े ग्रोथ पोटेंशियल और एक लीन बैलेंस शीट है, बढ़िया ग्लोबल प्रेजेंस है। इनफैक्ट इसके 74-75% रेवेन्यूज ग्लोबल मार्केट से आते हैं। फॉर्च्यून 500 क्लाइंट्स को सर्व करती है। अच्छा, हाई वोल्टेज इक्विपमेंट की डिमांड तगड़ी है और ऊपर से ग्रिड मॉडर्नाइजेशन हो रहा है।
फाइनेंशियल स्ट्रांग है, 28% की CAGR से रेवेन्यूज में उछाल है और ये ऑलरेडी 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे कंपनी कामकाज कर रही है। इस केपेक्स के बाद ये कंपनी अपनी क्षमता 4 गुना बढ़ा रही है, तो ब्रोकरेजेस उसको भी फैक्टर इन कर रहे हैं और इसीलिए इस तरह के व्यूज। बिल्कुल, तो क्वालिटी पावर IPO पूरा सब्सक्राइब हुआ। ध्यान रखिए आज आखिरी डे है इसमें सब्सक्राइब करने का इस IPO में। शुक्रिया आशीष। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स की बात कर लें यहाँ पर, जहाँ पर थोड़े से अच्छे मूव्स इस समय आपको दिखाई देंगे। एक बार NTPC का चार्ट लेकर आइए ज़रा। NTPC आई डोंट नो अब तक हमारे पैनल में किसी ने लिया है या नहीं लिया है। सोनी जी एक बार NTPC का चार्ट देखिए क्या, क्योंकि हम पावर की बात कर रहे थे, इस पर नज़र गई मेरी एकदम से। बहुत शानदार मोमेंटम। कोई व्यू स्टॉक पर? अनुज, NTPC में आज 305 के रेजिस्टेंस को बहुत ही अच्छे से क्रॉस किया है। वहां काफी अग्रेसिव कॉल राइटर्स थे, शॉर्ट कवरिंग मूव काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी। मुझे लगता है कि टुवर्ड्स 320 325 टेस्ट कर सकता है। करंट लेवल से खरीदारी कर सकते हैं। थोड़ी सी डिक्लाइंस 308 वहां तक एक बार बाय कर सकते हैं। 304 स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा और पोजिशनल टारगेट टुवर्ड्स 320 325 तक यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। ठीक है, फिलहाल ये रणनीति NTPC। इनफैक्ट आप देखिए आज कुछ पावर स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिल रही है। पावर ग्रिड की बात करें, ONGC, NTPC सभी में थोड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। पावर ग्रिड का भी चार्ट रखिए स्क्रीन पर, ये भी डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ, इनफैक्ट डे हाई पर ही कामकाज कर रहा है। देखिए 1% से ज़्यादा की तेज़ी पावर ग्रिड में देखने को मिल रही है। अमित जी पावर ग्रिड का चार्ट देखिए, कैसा लग रहा है आपको चार्ट? जिनके पास है वो क्या करें? जी श्रेया जी, यहाँ पे एक मीन रिवर्सल ट्रेड हम देख रहे हैं। पिछले 4 दिनों के हाई को स्टॉक ने क्रॉस कर दिया है। 10 डेमा लगभग 268 के आसपास आता है। अगर वो क्रॉस करे तो मेरे ख्याल से 20 डेमा विच इज 275 दैट इज पॉसिबल। सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो वीकली चार्ट्स में 256 से लेकर 260 एक अच्छा सपोर्ट जोन है। तो एक रिवर्सल ट्रेड है आफ्टर लॉन्ग बाउट ऑफ सेलिंग, जो मुझे लगता है अगर 268 क्रॉस होता है तो 275 से 280 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। तो फिलहाल ये व्यू पावर ग्रिड पे। चलिए एक और स्टॉक की बात करते हैं, MGL की बात करते हैं। और कमज़ोर बाजार में भी देखिए महानगर गैस के शेयर में मजबूती दिख रही है, जिसका कारण है BMC का निर्देश। BMC ने मुंबई में क्लीन और इको फ्रेंडली फ्यूल को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। क्या है पूरी खबर, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सुदर्शन बताइए। MGL के स्टॉक में नीचे के लेवल से अच्छा रिकवरी देखने को मिला और उसका कारण यह है कि मुंबई महानगर पालिका ने आज एक डायरेक्शन इशू किया और वो डायरेक्शन है सारे रोड साइड वेंडर्स, इटरीज, ढाबाज और होटल्स के लिए। और वो डायरेक्शन ये बोलता है कि ये सारे लोगों को स्विच करना पड़ेगा, जो खाना बनाते हैं उसमें जो यूज़ होना चाहिए वो है क्लीन फ्यूल और इको फ्रेंडली फ्यूल। और BMC ये बोला है कि आप इधर CNG यूज़ करें या फिर PNG यूज़ करें। और ये BMC का डायरेक्शन आया है रिसेंट जो बॉम्बे हाईकोर्ट का ऑर्डर था, उसमें उन्होंने BMC को बोला था कि आप इंश्योर करें ये स्विच एक टाइम लाइन में हो जाए। और अब BMC ने इन लोगों को बोला है कि आपको जुलाई 8 तक आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, बेसिकली स्विच करना पड़ेगा इको फ्रेंडली और क्लीन फ्यूल में। अगर जो आप जुलाई 8 तक नहीं करते हैं तो सबसे पहली बात एक ईयर मार्क कर दिया जाएगा नॉट टू रिन्यू लाइसेंस में। और जुलाई 8 के बाद भी अगर जो लोग पाए जाते हैं कन्वेंशनल फ्यूल यूज़ करते हुए तो उनका बेसिकली लाइसेंसेस, कोई भी एक न्यू लाइसेंसेस इशू नहीं करेगा जो भी यूज़ करेंगे एक कन्वेंशनल फ्यूल। अब आती है कि MGL के लिए क्यों पॉजिटिव है, तो जहां तक मुंबई की बात है तो MGL सबसे बड़ा प्लेयर है दोनों में CNG और PNG, और इसके कारण MGL के स्टॉक में आपको नीचे के लेवल से रिकवरी देखने को मिला है आज। बिल्कुल, MGL के स्टॉक में नीचे से रिकवरी देखने को मिल रही है। थैंक यू सुदर्शन तमाम जानकारी के लिए। इनफैक्ट देखिए आप अच्छी तेज़ी इनफैक्ट इसमें देखने को मिल रही है। आज के सत्र में 1296 के लेवल पर लगभग 0.25% की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ। आशीष जी, महानगर गैस लिमिटेड MGL का चार्ट देखिए आप, आज तेज़ी है लेकिन 6 महीने के चार्ट देखें तो निराशा ही हाथ लगी है। ऑलमोस्ट 30% का करेक्शन स्टॉक ने दिखाया है। क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर काउंटर में? देखिए मोमेंटम अच्छा बन रहा है आज इंट्राडे में, और जिस हिसाब से अब इसमें रिकवरी देखने मिली है यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद ये पुल बैक सस्टेन कर सकता है। तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना और 1280 का एक SL मेंटेन करे, ऊपर में 1330 तक के लेवल्स के लिए पोजीशन बनाई जा सकती है इसमें। ओके, चलिए चार का चौका की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सोनी जी आपके पास आ रहे हैं सस्ता ऑप्शन के लिए, उसके बाद चलेंगे आशीष बहेती जी के पास FNO सुपरस्टार के लिए,
अमित सेठ जी के पास चार्ट का चमत्कार के लिए और मयूरेश जोशी जी के पास एक मिड कैप फंडा के लिए। तो सबसे पहले सोनी जी आपका ट्रेड सस्ता ऑप्शन। अनुज जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में रेकमेंड करना चाहती हूँ कोटक बैंक में 1980 कॉल ऑप्शन। यहाँ पे बाई करने की सलाह रहेगी, तो करंट लेवल पे आप बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 12 रुपए का, पहला लक्ष्य है 25 रुपए का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 30 रुपए का। कोटक बैंक में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नजर आ रहा है। यहाँ पे हायर स्ट्राइक में कॉल राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं, पुट राइटर्स बेस बना रहे हैं। मुझे लगता है स्टॉक अगेन टुवर्ड्स 2000 प्लस लेवल्स यहाँ से टेस्ट कर सकता है। सो करंट लेवल से आप देख सकते हैं तो काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, 1940 के पे एक अच्छा सपोर्ट है। सो 1980 की कॉल ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक 1980 कॉल ऑप्शन डे हाई पे ट्रेड करती हुई कॉल वैसे भी, और कोटक महिंद्रा बैंक पे आशीष बहती जी आपका एफएनओ सुपरस्टार। जी वीरेंद्र जी, एफएनओ सुपरस्टार के तौर पे एक रिवर्सल ट्रेड देना चाहूंगा। एलटीटीएस में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक में प्रेशर बहुत बना हुआ है, स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेजेस या बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड पे ट्रेड कर रहा है, बट हमें लग रहा है जिस हिसाब से आज इस पे मोमेंटम बना है और जो सेक्टर टेलविंड है वो काफी स्ट्रांग है, तो यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 4850 का एक एसएल मेंटेन करे, ऊपर में 5050 और 5150 दो लेवल्स के लिए इसमें खरीदारी करने की सलाह है। ठीक है, एलटीटीएस 4850 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल चार्ट का चमत्कार के लिए चलते हैं अमित सेठ जी के पास। अमित जी बताइए आपका चार्ट का चमत्कार। जी श्रेया जी, मेरा भी आईटी सेक्टर से रहेगा। पहले मैंने टेक महिंद्रा दिया था, अब मुझे यहाँ पे एचसीएल टेक पसंद आ रहा है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक कंप्रेशन पैटर्न हम देख रहे हैं 200 डेमा पे। इनफैक्ट कल और परसों के सत्र में यहाँ स्मॉल डोजी कैंडल्स बने थे विच शोज अ हॉल्ट, और आज के सत्र में थोड़ा सा हम एक्सपेंशन देख रहे हैं। स्टॉक 10 डेमा क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, बट इंपॉर्टेंट चीज है कि 1680 1700 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और वहीं से स्टॉक एक रिवर्सल दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 1700 का 1700, और हमारे टारगेट्स रहेंगे 1760 के। ओके, एचसीएल टेक। मयूरेश जी मिड कैप फंडा। तो अनुज जी, आई थिंक यूनाइटेड ब्रूवरीज, दो चीज। एक, आई थिंक जो इनकी ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ रही है 8% रही है, जो प्रीमियम वॉल्यूम ग्रोथ रही है हैज बीन इवन बेटर कंपेयर टू दी ओवरऑल मार्केट ग्रोथ। दूसरी चीज, आई थिंक जो मार्जिन का प्रदर्शन रहा है 9 months ऑफ FY25 यानी पिछले 3 तिमाहियों की, हैज बीन रिलेटिवली बेटर बोथ ऑन द ग्रॉस मार्जिन फ्रंट एज वेल एज ऑन द EBITDA मार्जिन फ्रंट। तीसरा, आई थिंक जो प्रीमियमाइजेशन का पूरा इन्होंने दौर स्टार्ट किया था कुछ तिमाहियों पहले, दैट इज नाउ स्टार्टेड वर्किंग आउट, और जो सिलेक्टिव स्टेट्स में इन्होंने हाइक लिए हैं उसके वजह से एक अच्छा खासा इजाफा हुआ है बोथ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स एज वेल एज प्राइसिंग। ऑब्वियसली दो स्टेट्स इंक्लूडिंग तमिलनाडु में थोड़ी दिक्कतें और अटकलें लगी थी, बट मुझे लगता है आई थिंक यूनिफॉर्मली ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एज वेल देयर शुड बी सम यूनिफॉर्म प्राइस हाइक्स दैट हैपन अलग कुछ स्टेट्स में भी, जो टॉप लाइन को और मार्जिन्स को एक अच्छा खासा सपोर्ट दे देगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन हम मान के चलते हैं इन टर्म्स ऑफ एड स्पेंड्स, इन टर्म्स ऑफ द अदर क्वालिटेटिव पैरामीटर्स, जो बॉटम लाइन ईपीएस ग्रोथ को एक सस्टेनेबल वे में ग्रो कर सकता है, आई थिंक दैट इज लुकिंग वेरी वेरी स्टेबल एज वी स्पीक। एंड एज वी एंटर इनटू द हॉटेस्ट मंथ्स, मुझे लगता है आई थिंक जो नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स रहेंगे ये यूबेल के लिए बहुत शानदार रह सकते हैं। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, आई थिंक जो बोर्बन विस्कीज पे इंपोर्ट ड्यूटी कट्स हुए हैं, आई थिंक बियर मेकर्स को इससे बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ता, एंड इनपुट कॉस्ट वेरी वेरी स्टेबल। ओके, यूनाइटेड ब्रेवरीज आपका बाय कॉल होगा। ये आज का मिड कैप फंड है। मैं चारों ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर देता हूँ एक एक करके। हमने शुरुआत की थी सस्ता ऑप्शन, सोनी पटनायक जी के सौजन्य से वो ट्रेड आया था, और कोटक महिंद्रा बैंक की 1980 की कॉल करीब 25-30 के लक्ष्य के लिए 12 का स्टॉप लॉस। आशीष बहती जी ने एफएनओ सुपरस्टार पिक किया। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज फ्यूचर्स बाय 50,050 5050 56 5150 4850 का स्टॉप लॉस। और अमित सेठ जी ने पिक किया चार्ट का चमत्कार, पिक किया उन्होंने एचसीएल टेक्नोलॉजीज पर धीरे से एक बात और कह दी कि पसंद था मुझे टेक महिंद्रा, और मयूरेश जी की बाय कॉल है आज के ब्रेवरीज। देख रहे हैं प्रकाश सर, आपकी कॉल पे सबकी नज़र है ना। सुबह राजेश जी की थी, अब नज़र टेक महिंद्रा पर है ना। चुपके से बोल दिया है टेक महिंद्रा पसंद है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। तू पसंद है किसी और की, तुझे देखता कोई और है, पर अब देखने की बारी नहीं है, अब समझने की बारी है। देश में 11 एयरपोर्ट्स का निजीकरण जो है वो जल्द होगा। क्या खबर है, कैसे होगा ये निजीकरण, आइए समझने की कोशिश करते हैं। रोहन मेरे साथ मौजूद हैं। रोहन, किन किन एयरपोर्ट्स का निजीकरण हो सकता है, ये प्रक्रिया कैसे शुरू होगी और कितना समय लेगी?
जी एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन के अगले चरण की तैयारी कर रही है सरकार और एक टेंटेटिव लिस्ट बनाई है इन्होंने जिन्हें अगले चरण में बोली के लिए मंगाया जा सकता है। जिनके लिए अमृतसर, वाराणसी, भुवनेश्वर, इंदौर, रायपुर, त्रिची, ये बड़े एयरपोर्ट हैं जिन्हें मंगाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ छोटे एयरपोर्ट्स हैं, कुशीनगर, गया, हुबली, औरंगाबाद, तिरुपति। जो शर्त रखी जाएगी वो ये रखेगी कि एक बड़े एयरपोर्ट के साथ एक छोटे एयरपोर्ट को क्लब करके साथ में बोली मंगाई जाएगी, और या फिर एक प्रॉफिटेबल के साथ एक नॉन प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट को साथ में मिलकर बोली मंगाई जा सकती है। इसके लिए प्रस्ताव जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है वो तैयार कर चुका है और अगले कुछ दिनों में इसे मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है। नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 जिसकी तैयारी हो रही है उसमें भी इसे शामिल किया जा सकता है। तो अगले कुछ दिनों में एयर प्राइवेटाइजेशन को लेकर हम थोड़ा ज़्यादा गतिविधि होते हुए देखेंगे। ओके, चलिए, तो ये रोहन बहुत बहुत शुक्रिया। 11 और एयरपोर्ट्स का निजीकरण संभव होगा। ये कुछ जो एयरपोर्ट्स के नाम लिए गए वो खैर, वैसे वीरू थोड़ा सा आपने गाना गलत गा दिया, क्योंकि वो गाना मेरा बहुत ऑल टाइम फेवरेट था। तो जो आपने गाया था ना, वो तू पसंद है किसी और की, उसमें अगली लाइन थी तुझे चाहता कोई और है, देखता है कोई और मैंने नहीं यही है। बोला ना। नहीं, आपने बोला तू चाहता। अच्छा, हाँ, मैंने जो मुझसे हो सकता है वो कर दिया होगा, है ना। हाँ, खैर, दिल है कि मानता नहीं का बहुत एक शानदार गाना था ये। और खैर, मार्केट देखिए, मार्केट का भी दिल ऐसा लग रहा है कि मानता नहीं है कि बहुत ज़्यादा गिरे। लोअर लेवल से फिर रिकवरी, सेंसेक्स ग्रीन में आ गया वीरू। वैसे आज मेरे ख्याल से पहली बार हमने जब से सुबह एक ओपनिंग टिक देखी थी उसके बाद किसी बड़े इंडेक्स में ग्रीन टिक देखी है। सेंसेक्स ग्रीन में आ गया है बात करते करते वीरू। ग्रीन में आ गया है। तो वो अनुज सीरियस एफर्ट्स हैं 22,800 पे, 49,000 पे और सेंसेक्स में कुछ अनुज स्टॉक स्पेसिफिक समझ में आ रहा है कि क्या वो ऐसी चीज़ है जो कि एक रीजनेबल बेस बना रही है यहाँ पे, या फिर इट्स टू अर्ली टू से? देखिए, क्या है ना कि बहुत जल्दी होगा कहना। मेरा व्यू चेंज नहीं हो रहा है। मेरा व्यू बहुत क्लियर है कि ये मार्केट में कुछ तो वीकनेस है। जब मार्केट इतनी शानदार खबरों पर भी नहीं चल रहा है तो ये मार्केट भले ही आपको एक मौके दे रहा हो, लेकिन रिकवरी से पहले एक बार तो और ये थोड़े से लोअर लेवल्स की तरफ जाएगा। और एक बार तो मुझे लग रहा है कि वो 22,800 भी तोड़कर शायद वो एक मौका हो वीरू, 22,800 तोड़कर जो लास्ट का बचा हुआ बुल है, एक बार उसको जब मार्केट बाहर निकालते हो सकता है उसके बाद मार्केट एक बेस फॉर्मेशन करे। कई बार ये भी होता है, पॉसिबिलिटी ये भी होती है। तो क्योंकि जो पुल बैक्स है ना, वो पुल बैक्स स्ट्रांग नहीं है। और दूसरा, पुल बैक्स में कहीं भी आप देखिए, आज भले ही थोड़ी सी रिकवरी आ रही है मिड कैप में, लेकिन मार्केट ब्रेड्थ काफ़ी ख़राब है। सारे के सारे पुल बैक जो है वो काफ़ी ख़राब मार्केट ब्रेड्थ के साथ आ रहे हैं। लास्ट के कुछ मिनटों में अच्छी रिकवरी है मिड कैप में, आप देखते हैं ये ट्रांसलेट होती है, यानी ब्रेड्थ तो अभी भी ख़राब है। लेकिन ब्रेड्थ तो अभी भी काफ़ी ख़राब है अभी। और अच्छा, मानस एक प्रश्न पूछते हैं। मानस, सिंस आप काफ़ी नेगेटिव मोड में हैं, और वो है भी अच्छी बात, आप समय के साथ चल रहे हैं, किन किन स्टॉक्स में आप हायर लेवल्स पे स्केप्टिकल है? यानी बतौर एक सेलर आपको जो हायर लेवल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं कि यार इस पे पुल बैक एक रीजनेबल आ गया, ये शॉर्ट करने का अच्छा मौका होगा, एक दो स्टॉक्स क्लासिफाई करेंगे मानस हमारे लिए? बिल्कुल। तो देखिए, अगर कुछ स्टॉक की स्पेसिफिक बात करें तो मेरे ख्याल से वो स्टॉक जो इन्होंने कुछ दिन पहले अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है और उसके बाद हमें रिकवरी देखने को मिल रही है, वहां पर आप शॉर्ट कॉल ले सकते हैं। हो सकता है वहां पर थोड़ी रिकवरी और देखने को मिले, लेकिन हाई लेवल पे सस्टेन होना मुश्किल होगा। नॉर्मली मेरी टेक्निक ये नहीं होती है कि जब राइज आए तो हम वहां पर सेल करें। राइज आने के बाद जहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिले, या कहीं पर रिवर्सल के साइन देखने को मिले, तो वहां पर शॉर्ट करना मैं प्रेफर करता हूँ। एक स्टॉक केवल अगर पिक करना हो तो एलटीआईएम पे ध्यान दीजिए। एलटीआईएम में हमने ब्रेकआउट देखा था अभी कुछ दिन पहले। आज हमने एक शार्प रैली देखी है, 3% ऊपर स्टॉक है, लेकिन वो अभी भी 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, 200 डे 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। आई थिंक अगर एक ट्रेड लेना हो शॉर्ट साइड पे, उछाल पे, तो आई थिंक एलटीआईएम पे एक शॉर्ट कॉल लिया जा सकता है, जहां आप 7800 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड ले सकते हैं। माफ करिएगा, 5800 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड ले सकते हैं, और नीचे की तरफ वापस जो रीसेंट लो 5400 के आसपास के थे वही आपको टारगेट रहेंगे। तो एलटीआई माइंट्री पे फिलहाल शॉर्ट कॉल ली जा सकती है। चलिए अब एक और स्टॉक की बात करते हैं, वेदांता की बात करते हैं। देखिए, वेदांता के
क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स की बैठक पर आज बाजार की खास नजर है और इस बैठक में डीमर्जर प्लान पर फैसला हो सकता है। वेदांता ने अपने कारोबार को अलग अलग कंपनियों में बांटने की प्लानिंग बनाई है और माना जा रहा है कि कंपनी के डीमर्जर से वैल्यू अनलॉकिंग होगी। डीमर्जर से वैल्यू अनलॉकिंग की पूरी तस्वीर समझा रही हैं मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल। कंचन, बताइए। तो डेफिनेटली आज जो वेदांता का बोर्ड है वो अपने शेयर होल्डर से मीटिंग करने जा रहा है और हो सकता है कि यहाँ पे जो कंपनी के डीमर्जर को लेके मार्केट के अंदर खबरें चल रही है उसके ऊपर भी कोई अनाउंसमेंट आता हुआ दिखाई दे। बेसिकली कंपनी ने सितंबर 2024 में कंपनी के डीमर्जर को लेके काफ़ी सारी बातें की थी और हो सकता है कि आज कोई सॉलिड नोटिफिकेशन कंपनी की तरफ से हमें आता हुआ दिखाई दे। कंपनी अपनी जो एंटिटी है वेदांता उसको 5 डिफरेंट हिस्सों में बांटना चाहती है, जिसमें एल्यूमिनियम मेटल अलग हो जाएगा, पार अलग हो जाएगा, ऑयल एंड गैस अलग हो जाएगा और साथ ही साथ आयरन स्टील का एक अलग हिस्सा होगा। अब इससे हो सकता है कि यहाँ पे अच्छी खासी हमें जो वैल्यू अनलॉकिंग है वो होती हुई दिखाई दे और अलग अलग जो कस्टमर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनको मौका मिलेगा उस कमोडिटी स्पेसिफिक जो कंपनी है उसके अंदर निवेश करने का। और साथ ही साथ यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट ये भी संभावनाएं जता रहे हैं कि कंपनी की यहाँ से री रेटिंग भी हो सकती है। अब यहाँ पे वैल्यू जो अनलॉकिंग है उसकी भी काफ़ी बड़ी संभावनाएं जताई जा रही है। अगर इस टाइम पे वेदांता का मार्केट कैप देखा जाए तो वो है अप्रॉक्सीमेटली 1.62 लाख करोड़ का, लेकिन अगर ये डीमर्जर होता है तो मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि जो मार्केट कैप ये 5 लिस्टेड एंटिटी का होगा वो होगा अप्रॉक्सीमेटली 2.73 लाख करोड़ का। इसके साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि वेदांता के एक शेयर के बदले जो 5 डिफरेंट उसमें वो डीमर्ज होने वाली है वहाँ के 5 शेयर मिलते हुए दिखाई देंगे। और इस टाइम पे अगर वेदांता के चार्ट्स की तरफ नज़र डाली जाए तो पिछले 1 साल में वेदांता ने करीब काफ़ी अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को अपने कमा के दिया है 54% का। पिछले 6 महीने में हालांकि मार्केट वॉलिटिलिटी की वजह से ये करीबन 6 से 7% तक टूटता हुआ दिखाई दिया और जिस तरीके से बेयर मार्केट में हमने एंट्री ले ली है पिछले 1 महीने में हमने देखा है कि वेदांता ने -10% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। लेकिन आज एक अहम बोर्ड बैठक है, देखते हैं कि किस तरीके से डीमर्जर को लेकर कंपनी की अनाउंसमेंट आती है। बिल्कुल कंचन, शुक्रिया। मयूरेश जी, वेदांता क्या भी होगा इस पर? आई थिंक दिस शुड प्ले आउट वेरी इफेक्टिवली। तो जैसे एमके की रिपोर्ट में भी कहा है कि जो सम ऑफ पार्ट्स है हर एक बिजनेस के लिए अगर आप एनालाइज करते हैं तो वैल्यू अनलॉकिंग डेफिनेटली होने वाली है। सो देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, बिकॉज एज एवरी बिजनेस गेट्स लिस्टेड सेपरेटली उसकी जो अर्निंग्स ग्रोथ रहेगी और क्षमता रहेगी उसमें अच्छा खासा पोटेंशियल है कंपेयर टू द मार्केट कैप दैट वेदांता इज ट्रेडिंग एट द करंट जंक्चर। हाउएवर मेरे हिसाब से एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ये स्टॉक शायद कंसोलिडेट करे, बिकॉज जो एंटायर कमोडिटी साइकिल है, आप फेरस देखे नॉन फेरस देखे, डिमांड इज वीक, चाइना से जो डिमांड सप्लाई डंपिंग हो रही है वो अभी भी बरकरार है, जो एलएमई प्राइसिंग है ये अभी भी लोअर लेवल्स पे है, हालांकि जो इन्वेंट्री लेवल्स हैं अक्रॉस द मेटल पैक ये लो लेवल्स पे है। तो जैसे डिमांड स्लोली एंड स्टेडीली वापस आएगी एज वी हेड इनटू द सेकंड हाफ, यूरोपियन रीजन हो, साउथ ईस्ट एशियन रीजन हो, और प्राइसेस जब स्टेबल होंगी तब कहीं ना कहीं आई थिंक एलएमई प्राइसेस के बढ़ने की वजह से ऑपरेटिंग लेवरेज जो प्ले आउट होगा ईच लाइन ऑफ बिजनेस में सिग्निफिकेंट हो सकता है। So there is no two ways. I think there is significant value unlock that is happening, but because of all these macro headwinds, कहीं ना कहीं स्टॉक एक consolidated ट्रेंड पे रह सकता है अगले कुछ हफ्तों के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अब मार्केट में करेक्शन के इस फेज़ में क्या करें इस पर बात करने के लिए पाइपर सरिका के फाउंडर एंड फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़े हैं। अभय जी, गुड आफ्टरनून। 2 सवाल, क्या आप फुल्ली इन्वेस्टेड हैं इस मार्केट में, और दूसरा अगर नहीं तो इस मार्केट को आप क्या आप एज एन अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं या फिर और कैश रेस कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून अनुज, इन्वेस्टेड ही है। आई थिंक जो हमारा एवरेज कैश लेवल रहता है अराउंड 10%, उस कैश लेवल पे ही है और धीरे धीरे उसको डिप्लॉय कर रहे हैं, ड्रिप कर रहे हैं अनुज। और इसलिए क्योंकि जब पिछले साल सितंबर के आसपास बात होती थी हमारी तो एक क्लियरली एक बाय ऑन डिप्स मार्केट था, काफ़ी तेजी थी मार्केट में, पर जब कंजम्पशन में स्लो डाउन हुआ और ये बात रिजल्ट्स में दिखने लगी तो मार्केट का टेक्सचर चेंज होके एक सेल ऑन रैलीज मार्केट हो गया और काफ़ी समय तक वहाँ पे रहा। और अब जो टेक्सचर जो है मार्केट का वो मुझे लग रहा है, मैं टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर जिस तरह से सेलिंग हो रही है एक सेल ऑन डिप्स मार्केट हो गया है, ये कि आप डिप्स पे सेल कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से वर्स्ट स्टेज है किसी भी मार्केट के लिए, कि लोग प्राइस को टूटता हुआ देख के बेच रहे हैं विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट फंडामेंटल वैल्यू, या जो भी सिर्फ एक प्राइस अगर गिर रहा है तो मतलब वीकनेस है तो बेचो। मुझे लगता है ये एक लास्ट स्टेज होती है एक मार्केट में शार्प करेक्शन की, जिस तरह की हमने देखा है पिछले जनवरी के बिगनिंग से।
तो मुझे लगता है कि एक मौका है इन्वेस्टर्स के लिए पॉकेट्स में अभी भी फ्रॉथीनेस पूरी मार्केट की नहीं गई है, पर एक काफ़ी एक रियलाइजेशन रैशनलाइजेशन है वैल्यूएशन की। हमारा अप्रोच यही है कि धीरे-धीरे ड्रिप करें, बॉटम कहाँ पे है मालूम नहीं है, कब तक आएगा वो भी मालूम नहीं है, पर जहाँ पे एक अपॉर्च्युनिटी है ऐड करने की पोर्टफोलियो में, उसका हम पूरा फ़ायदा उठाएँगे ड्रिप कर के। जरा एक बार अभय जी को फुल फ्रेम में रखिएगा। अभय जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आज बड़े थके-थके से लग रहे हैं, क्या दिक्कत की बात है? मतलब या तो बाजार ने थकाया है या ट्रैवल बहुत हो गया है, ओवरसीज ट्रैवल कर रहे हैं, देश के अलग-अलग भाग में ट्रैवल कर रहे हैं, क्लाइंट्स पैसा दे रहे हैं, है क्या माजरा? है? नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं। एक वीकेंड था, बहुत एक्टिव वीकेंड हो गया एक्चुअली, तो उससे ही रिकवर हो रहे हैं अभी थोड़े स्पोर्ट्स में और बाकी सब में। पर मार्केट का देखिए, मेरे 30 साल से मैं मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरे को लगता है कि जब ये अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती है शार्प करेक्शन की, उस समय तकलीफ बहुत होती है लेने में। अपने आप को समझा नहीं पाते कि क्यों ले, जब रोज की रोज आप जो भी ले रहे हैं वो अगले दिन फिर गिर रहा है। पर साल भर बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद जब उसको देखते हैं तो हमेशा यही लगता है कि उस टाइम पे ले लिया तो अच्छा किया। तो ये एक मार्केट है जो बार-बार अपॉर्चुनिटीज देता है आपको। एट द सेम टाइम मार्केट में कोई वो आपको ये बेनिफिट नहीं देता कि आपको बताएगा कि कहाँ पे एक बॉटम है। पर मुझे लगता है कि एक यूएस में जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो अब पीक आउट हो रही है। 30 ईयर बॉन्ड यील्ड भी हमने देखा 4.8 तक गई थी, फिर वापस आ गई, और यूएस डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा सॉफ्टन हुआ है। तो मुझे लगता है कि वो एक इंडिकेशंस बन रहे हैं थोड़ा फ्लोज के रिवर्सल की वापस इमर्जिंग मार्केट्स में, इंडिया में भी। मुझे नहीं लगता इंडिया की कोई लॉन्ग टर्म स्टोरी वीकेंड हुई है। एक वैल्यूएशन करेक्शन है जिसको मैं देखता हूं, और अगेन जैसे मैंने कहा, इन्वेस्टर्स के लिए रोज मार्केट देख के बिल्कुल तकलीफ होती है, पर एट द सेम टाइम राइट टेम्परामेंट के साथ अपॉर्चुनिटी भी अभी मिलती है वीरेंद्र। बिल्कुल सही बात की आपने सर, वो लाइट नोट पे आपके साथ बात कर रहा था। अच्छा, ये जैसे कि आपने कहा कि कुछ कैश कंपोनेंट भी आपके पास, कहाँ वैल्यूएशंस, कहाँ प्राइस आपको कंफर्ट दे रहे हैं? जैसे कि आपने कहा कि कुछ और थोड़े बहुत डिप के बाद ये बाजार नॉर्मलाइज होगा, एफआईज लिक्विडिटी चेस करेगी इस मार्केट को। आपके प्रेफर्ड 2-3 पॉकेट्स जहाँ पे आपको स्टॉक्स अब कंफर्टेबली प्राइस लग रहे हैं, आपके बाइंग जोन के बेहद नज़दीक हैं? देखिए, हम पिछले साल भर से, बल्कि 1.5 साल से बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में अंडरवेट थे। इनफैक्ट पिछले 6 महीने से हमारे पोर्टफोलियो में एक भी लेंडर नहीं था, ना एनबीएफसी ना बैंक। और उसका कारण ये था कि एक स्ट्रक्चरल वीकनेस दिख रही थी लेंडिंग इकोसिस्टम में, कि जो बोरोअर्स हैं, स्पेशली एमएसएमई और अनसिक्योर्ड बोरोअर्स, वो डिफॉल्ट नहीं करना चाहते हुए भी डिफॉल्ट कर रहे थे, क्योंकि कैश फ्लो प्रेशर था। और मुझे लगा था कि ये रिफ्लेक्ट होगा रिजल्ट्स में, और अभी हो भी रहा है। अभी हमने देखा जो अनसिक्योर्ड लेंडर्स हैं, बैंक्स भी, सिर्फ माइक्रो फाइनेंस कंपनीज नहीं बल्कि बैंक्स भी, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी, उनके जो प्रोविजंस उन्होंने लिए हैं, और ये राइट डाउन्स नहीं है वीरेंद्र, ये प्रोविजंस हैं। तो प्रोविजन का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने राइट ऑफ ले लिया है, ये प्रोविजन है जो कि आरबीआई के मैंडेट की वजह से उन्हें लेने पड़ते हैं। तो अच्छा खासा कईयों ने लॉस दिखाया है, कईयों ने शार्प डिक्लाइन इन प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है। मुझे लगता है कि एक बैंकिंग स्पेस में अब एक अपॉर्चुनिटी बन रही है, स्पेशली मीडियम साइज बैंक्स में। बड़े बैंक्स में मुझे लगता है कि अभी भी वो स्लो ग्रोथ वाले सेगमेंट में रहेंगे, वैल्यूएशन अभी भी करेक्ट नहीं हुए हैं। पर अब मीडियम सेगमेंट में, मीडियम स्पेस में मैं देखूं तो काफी बैंक्स हैं अब जो बुक वैल्यू के आसपास या बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। मुझे मेरी एडवाइस ये होगी कि इसमें बॉटम फिशिंग ना करें इन्वेस्टर्स, पर जो अच्छे बैंक्स हैं जिन्होंने सिर्फ प्रोविजंस लेने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं दिखाए, मुझे लगता है उन्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है प्योरली ऑन वैल्यूएशन बेसिस, क्योंकि ग्रोथ रहेगा इनमें। दूसरा एक सेगमेंट है जो इंश्योरेंस का है, और तीसरा सेगमेंट है जो फार्मा, जो मुझे लगता है अभी भी पिछले साल फार्मा सेक्टर ने पूरे मार्केट को आउट परफॉर्म किया था। इस साल भी मुझे लगता है कि वो कंटिन्यू करेगा उसको, क्योंकि यूएस मार्केट में बहुत रिसेप्टिविटी है इस समय इंडियन फार्मा कंपनीज की एक्सपोर्ट्स की, और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट भी बहुत फ्रेंडली है इंडियन कंपनीज के लिए, पाइपलाइन भी अच्छी है। तो मुझे लगता है फार्मा कंपनी, जो हमारी बड़े साइज की फार्मा कंपनीज हैं, वो रेगुलरली पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स करती रहेंगी। तो मुझे लगता है ये 3 सेक्टर जो है वीरेंद्र, ये आउट परफॉर्म करेंगे इस साल मार्केट को।
जी अभय जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। आपने 3 सेक्टर्स गिनाए, बैंकिंग, एनबीएफसीज, साथ ही इंश्योरेंस और फार्मा, जो अभी आपको पसंद है। लेकिन सर आपने ये भी मेंशन किया कि अभी सेल लगी है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, अभी अच्छे स्टॉक्स, गुड क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स बाय करना चाहिए। सेक्टर स्पेसिफिक नहीं सर, इन सभी सेक्टर को छोड़ के स्टॉक स्पेसिफिक, या फिर जो अभी सेक्टर्स गिनाए हैं आपने उसमें से भी कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो स्टॉक्स आपको ग्रीन फ्लैग नज़र आ रहे हैं। देखिए, जो हमारा मॉडल पोर्टफोलियो है, मैं उसी की बात करूंगा, और ये बाय और सेल रिकमेंडेशंस नहीं है, पर सिंस ये हमारे स्टॉक्स मॉडल पोर्टफोलियो में है जो लार्जली पब्लिक नॉलेज में होते हैं, तो जो इंश्योरेंस में हमारे जो स्टॉक्स हैं वो हैं लीडिंग कंपनीज हैं, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, स्टार हेल्थ। ओवरवेट है हम इंश्योरेंस में। बैंक्स में अभी हमने ऐड करना शुरू किया है बहुत रिसेंटली, तो उधर बंधन बैंक मुझे लगता है कि काफ़ी अट्रैक्टिव है इस समय वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से, आफ्टर द शार्प करेक्शन दैट इट हैज़ गॉन थ्रू। और फार्मा में लार्ज कैप्स हैं, दिवीज, डॉक्टर रेड्डीज, और एक दो और कंपनीज अभी हम कंसिडर कर रहे हैं। ओके, ये जोमेटो, स्विगी है क्या आपके पोर्टफोलियो में, और क्या व्यू होगा आपका क्विक कॉमर्स पर? जी, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ एज ए कस्टमर। एज ए इन्वेस्टर मेरी इतनी पॉजिटिव व्यू नहीं है, क्योंकि हम जब भी इसका यूनिट लेवल देखते हैं, इकोनॉमिक्स अनुज अभी भी ब्रोकन है, लार्जली अभी भी हर डिलीवरी लॉस पे हो रही है। तो मुझे लगता है कि मुझे अभी भी ये विजिबिलिटी नहीं है कि कहाँ पे जाके ये प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट होगा ये मॉडल। और मुझे लगता है कि ये जो वैल्यूएशंस है इनकी 80,000 करोड़ की और उससे ज़्यादा की, स्विगी की 80,000 करोड़ के ऊपर की वैल्यूएशन है, ये जस्टिफाई कर रही है अभी भी एक ऐसे बिजनेस को जो यूनिट लेवल पे प्रॉफिटेबिलिटी के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो जब तक मुझे यूनिट लेवल की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखती है अनुज, तब तक मैं कॉशियस रहूंगा। एट द सेम टाइम मैं पूरा विद फुल डिस्क्लोजर कहूंगा कि मैं, मेरी फैमिली, हमारे ऑफिस में सब बड़े कंज्यूमर हैं इन सब क्विक सर्विस और फूड डिलीवरी ऐप्स के। नहीं, वो तो खैर उसके बिना तो आज की डेट में काम चलेगा नहीं। अच्छा, ये टेस्ला की एंट्री को लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं कि क्या इम्पैक्ट आएगा M&M और टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स पर, आपका क्या व्यू होगा? नहीं, आई थिंक ये अच्छा साइन है, क्योंकि एक फॉरेन कंपनी इतनी बड़ी इंडिया में आएगी, एक रिकग्निशन है इंडियन मार्केट की कि इंडियन मार्केट इतना अब बड़ा और सोफिस्टिकेटेड हो गया है कि टेस्ला जैसी कंपनी इग्नोर नहीं कर सकती। आपको याद होगा काफी समय तक एप्पल अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में नहीं बेचता था, क्योंकि टिम कुक की ये पब्लिक व्यू थी कि इंडियन मार्केट इज नॉट रेडी फॉर एप्पल प्रोडक्ट्स। और फिर जब वो आए तो ऐसे आए कि रुके ही नहीं, और अब हर महीने $2 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से। तो मुझे लगता है कि इंडियन ऑटो इकोसिस्टम के लिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि हमारे जो वेंडर्स हैं उनको भी एक मौका मिलेगा अपग्रेड करने का, टेस्ला जैसी कंपनीज के साथ काम करने का। और जो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जब नए प्रोडक्ट्स आते हैं तो वो पूरे मार्केट को वाइडन करते हैं और प्रेशर डालते हैं इनकम्बेंट्स पे भी कि वो अपनी क्वालिटी इंप्रूव करें। और तो बहुत एक्साइटिंग है, बोथ एज ए कंज्यूमर एंड एज एन इन्वेस्टर, टू सी द एंट्री ऑफ इतनी बड़ी कंपनी की इंडिया में आना और रोड्स पे दिखे टेस्ला की गाड़ियां। आई थिंक ये पॉजिटिव है सेक्टर के लिए, मैं इसको नेगेटिव नहीं लूंगा, क्योंकि ये सेक्टर को और डीपेन करेगा। अच्छा, सर एक और बात पूछना चाहूँगा आपसे भाई जी, मैं क्योंकि मैं आज भी, कल भी, परसों भी पढ़ रहा था, काफ़ी इस वक्त मल्टी एसेट अप्रोच पे काफ़ी ध्यान दी गई, और जो मल्टी एसेट अप्रोच पे थे वो इस ऐसे कोलैप्सिंग इक्विटी मार्केट में बच के निकल गए, यकीन मानिए। अच्छा, जहाँ तक गोल्ड की बात है, गोल्ड पर आपका व्यू क्या है अभी? और एक और बात, अगर मैं गोल्ड को एज ए फिजिकल या फिर ETF के जरिए अप्रोच ना करूँ, देन यू हैव एंटायर चंक ऑफ ज्वेलरी स्टॉक्स, टाइटन और गोल्ड फाइनेंस कंपनियाँ। कैसे आप ले रहे हैं इस तीसरे एसेट क्लास को इस वक्त? देखिए, मल्टी एसेट की बात पहले मैं आपकी करूंगा, क्योंकि आपने जो बात बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। और मल्टी एसेट एक एसेट क्लास की तरह भी ले सकते हैं, और हम जिसको देखते हैं कि एक एसेट एलोकेशन की तरह। तो आपका अगर एसेट एलोकेशन बराबर था इन टर्म्स ऑफ स्प्लिट, जो आपने सूर्य नेटवर्थ अपनी इक्विटी में नहीं डाल रखी है, पर आपने उसको एलोकेट किया है अक्रॉस
डिफरेंट एसेट क्लासेस, आई थिंक वो हमेशा के लिए अच्छा अप्रोच है, हर इन्वेस्टर को रखना चाहिए। और जिन लोगों से मैं मिलता हूँ, मैं देखता हूँ काफी एक कॉग्निजेंस है कि मल्टी एसेट अप्रोच होना चाहिए। दूसरा, गोल्ड पे आई थिंक जो रिसेंट रैली हुई है गोल्ड की, वो लार्जली ड्रिवन है डिमांड फॉर फिजिकल गोल्ड, क्योंकि काफी जो पेपर ट्रेडिंग होती थी गोल्ड की, उसके बाद जो एक्चुअल जब सेंट्रल बैंक्स ने अपने वॉल्ट में मूव करना शुरू किया गोल्ड, तो दुनिया को पहली बार पता चला कि शायद गोल्ड उतना नहीं है जितना आउटस्टैंडिंग है मार्केट में पेपर फॉर्म में। तो उस फिजिकल गोल्ड की डिमांड की वजह से गोल्ड के प्राइसेस काफी तेजी से भागे और अब थोड़ा स्टेबलाइज हो रहे हैं। पर जिस तरह से एक जो भी मार्केट वीरेंद्र, हम देखते हैं कि जो जब स्पाइक करता है तो वो एक रैशनल लेवल के बियॉन्ड चला जाता है। तो इस रैली में गोल्ड वापस $3,000 के ऊपर चला जाए या 90,000 से 1 लाख रुपए पर तोला के रेट के ऊपर से चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे एनवायरनमेंट में एक्चुअली जो गोल्ड ज्वेलरी कंपनीज हैं वो थोड़ा स्ट्रगल करती, इन्वेंट्री पे एक राइट अप लेती हैं, पर एट द सेम टाइम जो वॉल्यूम सेल है वो कम हो जाता है, क्योंकि लोगों की अफोर्डेबिलिटी जितनी है उतनी ही है, तो वो कम तोले के गोल्ड लेंगे, मार्जिन उसमें बनाने की ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। जो टाइटन जैसी कंपनीज हैं वो मार्जिन बनाती है स्टडेड ज्वेलरी में, डायमंड या दूसरे स्टोन्स की, तो वो डिमांड थोड़ा वहां पे माइग्रेट हो तो उनका प्रॉफिट, मुझे नहीं लगता कि गोल्ड प्राइसेस बढ़ने से ज्वेलरी कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। जो लेंडर्स हैं दूसरी तरफ, उनके लिए अच्छा है क्योंकि उनका कोलैटरल वैल्यू बढ़ जाता है। उसी 1 तोला के ऊपर अगर 50,000 का लोन देते तो अब 75,000 का लोन दे सकते हैं, तो बुक बढ़ाने का एक अच्छा मौका है। मुझे लगता है ये उनके रिजल्ट्स में अब दिखेगा गोल्ड लोन कंपनीज के। जी अभय जी, अभी हम थोड़ी देर पहले टैरिफ वॉर को लेकर भी बात कर रहे थे और एसबीआई की रिपोर्ट भी आई है, अगर भारत पे टैरिफ लगता है यूएस की तरफ से तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा इकोनॉमी को। लेकिन मैं सवाल कर रही हूँ सर मेटल सेक्टर को लेकर, जिस तरीके से टैरिफ में हमें डेवलपमेंट देखने को मिल रही है यूएस की तरफ से, क्या मेटल सेक्टर पे बेट लगा सकते हैं आप अभी? ये मेटल पे पॉजिटिव हूँ मैं, फ्रैंकली मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों मार्केट में इतनी नेगेटिविटी है कमोडिटी स्पेशली नॉन फेरस मेटल्स को लेके। अगर चाइना रिफ्लेक्ट करेगा, चाइना बहुत बड़ा कंज्यूमर है मेटल्स का, तो मुझे लगता है कि एक मेटल में डेफिनेटली स्पाइक आएगा। आप देखेंगे कॉपर के प्राइसेस अगर आप ट्रैक करें पिछले 2 हफ्तों से ऑलरेडी करीब 10% बढ़ चुके हैं। एल्यूमिनियम के प्राइसेस भी हायर लेवल पे हैं और ये नॉन फेरस में मैं देख रहा हूं कि काफी प्राइसेस जो हैं वो ब्रेकआउट जोन की तरफ हैं। तो थोड़ा भी स्पाइक आया, थोड़ा डिमांड स्पाइक आया तो ये प्राइसेस डेफिनेटली ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होंगे। इंडिया में स्टील में हम ज्यादा वेट देते हैं और स्टील कंपनीज हमारी थोड़ी स्ट्रगल कर रही हैं। अगर उनको गवर्नमेंट का थोड़ा भी प्रोटेक्शन मिला, जो मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना बड़ा सेगमेंट को हम कंप्लीटली ओपन नहीं छोड़ सकते हैं कंपटीशन के लिए, तो मुझे लगता है कि एक मेटल्स में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन्वेस्टर्स को, जो अभी लोग इतना कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अभय जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और बहुत अच्छी बातचीत हुई आपसे, हर इंडेक्स पे, स्टॉक्स पे, इनफैक्ट एसेट्स क्लास पे भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब आते हैं लौट के निफ्टी पर और अनुज ये क्लोज एक सेकंड निफ्टी भी रखिएगा, निफ्टी बैंक भी रखिएगा। निफ्टी बैंक 49,097, मतलब निफ्टी पे तो ठीक वही क्लोज है जो कल मिला था, निफ्टी बैंक में 19-20 का फर्क है। ये प्राइस और इस प्राइस पर टिप्पणी और टिप्पणी के साथ कल के लिए भी हो। हाँ फिर वो सच बताऊँ तो बहुत कंफ्यूजिंग क्लोज है, लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दी इस क्लोज ने, 22,800 की अहमियत है और बहुत ज़बरदस्त अहमियत है 22,800 की। आज भी आप 22,800 से ही फिर 150 पॉइंट की रैली के साथ बंद हुए हैं, तो और कुछ नहीं तो एक ट्रेड काम कर रही है। 22,800 पर एक लीप ऑफ फेथ ट्रेडर्स ले रहे हैं, 22,800 पर बाय कर रहे हैं और एक स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, वो ट्रेड काम कर रही है। दिक्कत क्या है, हायर लेवल पर हम टिक नहीं रहे हैं और बड़ी गिरावट अब 22,800 के डिसाइसिवली टूटने पर ही आएगी। अगर आई तो हो सकता ना भी आए, लेकिन एक बेस केस तो ये रहेगा कि 22,800 जब टूटेगा तब बड़ी गिरावट आएगी। मेरी अप्रोच ये रहेगी कि इस रिकवरी में फंसे नहीं और अपनी पोजीशन को लाइट करते रहें, खासतौर से मिड कैप शेयरों में, स्मॉल कैप शेयरों में, फंसे हुए शेयर्स में, फैंसी शेयर्स में हर रैली में एग्जिट करें। और निफ्टी में 23,250 उसके ऊपर ही कोई होप आएगी, बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तब तक तो मुझे लग रहा है कि
और हो सकता है एक बार के लिए उस 10 डेमा 20 डेमा पर आप वापस एक बार टेस्ट कर लें, लेकिन जहाँ भी वो फेल होगी, बड़ी ट्रेड इस मार्केट की सैलून रैली की है, ये मार्केट ने दिखा दिया है। एक चीज़ बस ऐड करूँगा, टुवर्ड्स द एंड स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत शानदार रिकवरी हुई है। अब पता नहीं इसको कैसे देखेंगे, ये आई थिंक जब हम आगे जाएंगे तब पता चलेगा। मार्केट ब्रेथ इंप्रूव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो स्टॉक्स थे वो इतना ज़्यादा गिरे हुए थे कि जो रिकवरी आई भी उसके बाद भी ये है कि कई स्टॉक 7% नीचे थे, वो 2% ही नीचे रह गए, लेकिन फिर भी वो रहेगा तो डिक्लाइन स्टॉक ही। इसके लिए एडवांस डिक्लाइन में उतनी अच्छी इंप्रूवमेंट नहीं आई जितने मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में आई। चलिए कल की तैयारी करते हैं और यतिन के पास चलते हैं पहले डीलिंग रूम चेक के लिए, उसके बाद BTST ट्रेड्स पर आएंगे। यतिन गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और आज 2 स्टॉक जो फोकस में हैं और डीलर्स के हिसाब से यहाँ से एक बाउंस बैक वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वीक ऑन द बैक ऑफ शॉर्ट कवरिंग, और जो आउटफ्लोज है वो मॉडरेट दिखाई पड़ रहे हैं। कोटक बैंक ये एक स्टॉक है जहाँ डीलर्स BTST के एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं 1980 1990 तक के इनिशियल टारगेट्स के साथ। इनको लगता है यहाँ BTST का ट्रेड लेना चाहिए। डोमेस्टिक फंड फ्लोज भी यहाँ काफ़ी अच्छे हैं। ग्रासिम ये भी एक काउंटर है जो शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है। डीलर्स के हिसाब से 2500 से लेकर 2525 तक के टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं, और इन जनरल यहाँ HNI का इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो ग्रासिम एक स्टॉक है जो बाय ऑन डिप्स कर रहे हैं। ग्रासिम और कोटक महिंद्रा बैंक ये दोनों स्टॉक्स डीलिंग रूम के रडार पर, और कोटक महिंद्रा बैंक देखिए डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ। खैर चलिए अब BTST और STBT कॉल्स लेते हैं। गाबर सर आपसे शुरुआत, BTST STBT। BTST स्टॉक रहेगा SBI कार्ड, इसमें लगता है तेजी है, ट्रेड कर रहा है 865 के आसपास, स्टॉप होगा 856, मतलब 8 रुपए के करीब 9 रुपए का स्टॉक है। टारगेट अभी 880 के नजर आते हैं। यस SBI कार्ड। सोनी जी आप क्या ट्रेड ले रही हैं? अनु जी यहाँ पे BTST रहेगा ICICI लोम्बार्ड जनरल में, ICICI GI फ्यूचर्स पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 1745 रेट पे चल रहा है, 1735 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट है 1760, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो टुवर्ड 1780 तक के भी यहाँ पे एक लेवल्स नजर आ सकते हैं। ICICI लोम्बार्ड। मानस आपका ट्रेड? विप्रो में खरीदारी करके जाएंगे। विप्रो करेक्ट हुआ था 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके, आज 20 और 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो रहा है। बेहतर वॉल्यूम्स लोअर लेवल पे देखने को मिले हैं, तो विप्रो के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 312 रुपए 50 पैसे के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। 309 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे और 320 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ठीक है, विप्रो मानस जी की पिक। अमित जी आप क्या पिक कर रहे हैं कल के लिए? जी शेयर जी BTST रहेगा। बर्जर पेंट्स अगर देखें तो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग क्लोज हम देख रहे हैं। स्टॉक इसी रेंज में लगभग कंसोलिडेट कर रहा था काफी दिनों से 480 490 के आसपास, और आज के सत्र में एक अच्छा खासा हम ट्रैक्शन देख रहे हैं एंड इट हैज क्रॉस्ड ऑल द की मूविंग एवरेजेस। 486 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 502 रुपीज के। बर्जर पेंट्स 492 पे आपका बाय ट्रेड। आशीष बहती जी के पास चलते हैं। आशीष जी आप क्या पिक कर रहे हैं कल के लिए? जी वीरेन जी, इन्फोसिस में खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम ऑफ इन्फोसिस में देखने में मिल सकता है, तो यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है 1820 का स्टॉप लॉस लगाकर। 1890 और 1920 दो टारगेट के लिए इसमें खरीदारी करने की सलाह है। ओके चलिए, तो ये इस समय कुल मिलाकर BTST STBT ट्रेड्स। मार्केट में काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर थोड़ा सा टुवर्ड्स दैन अच्छा मोमेंटम आया, खासतौर से PSU शेयरों में। NTPC की हमने बात की थी, गेल देखिए एक बार ज़रा, महानगर गैस देखिए आप, 2-3 स्टॉक्स हैं जहाँ पर टुवर्ड्स दैन अच्छे मूव्स आए। गेल में देखिए टुवर्ड्स दैन एकदम से, महानगर गैस में काफ़ी स्टॉक्स हैं जो अच्छे मोमेंटम के साथ बंद हो रहे हैं। आज का स्टॉक ऑफ द डे परसिस्टेंट सिस्टम से रहा, वैसे पूरे दिन ये टॉप गेनर्स में था और टुवर्ड्स द एंड F&O का टॉप गेनर 4% ऊपर। सोना BLW यहाँ पर काफ़ी 2-3 दिन से अच्छे मूव्स आ रहे हैं, ये भी आज करीब 4% मूव के साथ बंद हुआ। गाबा सर, सोना आई थिंक मुझे याद है 2-3 दिन पहले आपकी पिक में था ये, इस पर कोई व्यू? सोना BLW, वेल सोना कॉम्स की बात करें ना? बिल्कुल, उसका नाम सिंपल सोना कॉम है। हाँ या सोना कॉम्स बाय सिग्नल है, यहाँ पर एग्रेसिव कॉल है, डबल बॉटम बना हुआ है, ट्रेड कर रहा है 506, स्टॉप होगा करीब 500 का, 504 का भी हो तो दो, 503 का भी होगा चल जाएगा। मुझे लगता है 525 तक जाना चाहिए, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में है। यस सोना कॉम्स ठीक है, इट्स बाय, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में है। और कुछ स्टॉक्स देखिए यहाँ पे, बजाज फाइनेंस की बात करें, इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। श्रीराम फाइनेंस देखिए यहाँ पे भी तेज़ी है, सुंदरम फाइनेंस, साथ ही पूनावाला फिनकॉप, इन पर्टिकुलर सेक्टर में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। सुंदरम फाइनेंस, अनुज सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, इस पर्टिकुलर काउंटर में देखिए अच्छी तेज़ी आज के सत्र में, डे हाई की इनफैक्ट ये कारोबार करता हुआ, इस काउंटर को कैसे अप्रोच करें? देखिए ये
टीवीएस ग्रुप की ही कंपनी है, तो उस हिसाब से। और अगेन ये जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड एनबीएफसीज है, ख़ासतौर से कमर्शियल व्हीकल्स के लोन्स प्रोवाइड करती है श्रेया। एक अच्छी कंपनी है, काफ़ी मार्किंग नेम माना जाता है। एक ऐसी कंपनी है जिसने क्वाइटली, एक ग्रुप ही ऐसा माना जाता है एक्चुअली, क्वाइटली इसने काफ़ी वैल्यू डिलीवर करी है। करेक्ट हुआ ये भी, पूरी मार्केट करेक्ट हुई है तो ये भी करेक्ट हुआ है, मार्केट के मुकाबले थोड़ा कम करेक्ट हुआ है। लेकिन एक तो ये नॉन एफ एंड स्टॉक है और दूसरा लिक्विडिटी इसमें थोड़ी कम होती है, तो इसके लिए इसके बारे में हम ज़्यादा बात करते नहीं है। लेकिन आई थिंक ये उसी प्रोफाइल में आएगी जिसमें श्रीराम फाइनेंस और चोलामंडलम है, क्योंकि अगेन डाउन साउथ कंपनी और एक अच्छे प्रमोटर ग्रुप को बिलोंग करने वाली कंपनी। चलिए काम करते हैं श्रेया, अब एक बार वीरू के पास भी चलते हैं और आज का मार्केट ब्रेड देख लेते हैं। वीरू, मैं थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ जानने में कैसी रही आज की मार्केट ब्रेड। आइए देखते हैं, आपको दीदार कराते हैं मार्केट ब्रेथ का। मुझे लगता है कि आज कल के बनस्पत फिर भी थोड़ी ठीक रही होगी, और नहीं, शॉर्ट पे थोड़ा सा कब्जा है। दैट मीन्स ब्रेथ इन डेरिवेटिव्स कल के बनस्पत थोड़ी कमज़ोर है। रोज 107 शॉर्ट। अच्छा, ये शॉर्ट कहाँ से आए हैं? ज़्यादातर डेडिकेटेड मिड कैप्स जो है ना, उनमें से मैं दिखाता हूँ मैं आपको वो स्लाइड पे। 51 में लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग 19 में और लॉन्ग 53 में। अब फॉर इंस्टेंस पहले एक काम कीजिएगा, जरा वो लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्टिंग की स्लाइड पहले लेके आइए जरा। आज एक काम करिए, NBCC, HFCL और उसके बाद IRB, उसके बाद RBL, ये इंडिकेट करता है कि मिड कैप में ज़्यादा पेन है। लॉन्ग अनवाइंडिंग, बैंक ऑफ इंडिया, बायोकॉन, पेटीएम, JNFC, सिटी यूनियन बैंक। फिर आगे आइए जरा शॉर्टिंग की स्लाइड में, जरा देखिए, आइए शॉर्टिंग की स्लाइड पे जरा एक बार ये देखिए, NBCC, HFCL, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन। तो आज छोटे स्टॉक्स में, मिड कैप स्टॉक्स में, जो स्पेशली नए डेरिवेटिव एंट्रेंट्स थे, वहाँ पे काफ़ी शॉर्टिंग हुई है। जहाँ तक लॉन्ग का सवाल है, मिड कैप IT में परसिस्टेंट आज आई थिंक पूरे दिन को निकाल के लेके गया। 4% का मूव लॉन्ग, सोना BLW लॉन्ग, फिनिक्स मिल लॉन्ग, LTI Mindtree, NTPC इनमें भी लॉन्ग बिल्डअप हुआ। जहाँ तक शॉर्ट कवरिंग का सवाल है, उसमें एल टेक्नोलॉजी सर्विसेज, मैक्स हेल्थ केयर, ये पोस्ट बजट कोलैप्स हुआ था, बट मेरे ख्याल से इसने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूव से पुल बैक लिया। PB इन्फोटेक, KPIT टेक्नोलॉजीज और ONGC में आज करीब 1% का मूव। बट अनुज, लार्ज कैप फिर भी स्टेबल थे, IT फिर भी स्टेबल था, बैंक्स फिर भी स्टेबल रहे, लेकिन मिड कैप्स में ज़्यादा डेंट पड़ा। फॉर इंस्टेंस NBCC, HFCL जैसे स्टॉक। फिर ये तो है खैर क्लियरली, लेकिन फिर भी मिड कैप में भी टुवर्ड्स एन अच्छी रिकवरी आई। अब देखते हैं सस्टेन होगी या नहीं। कल बैन में कौन कौन से स्टॉक्स एंट्री कर सकते हैं, इस पर आते हैं। बंधन बैंक और हिंदुस्तान कॉपर, ये दोनों 90% की थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर चुके हैं, तो दोनों में बैन में आने की तैयारी। खासतौर से बंधन में 93% की पोजीशनिंग। बॉर्डरलाइन केस होगा दीपक नाइट्राइट, जो F&O बैन से बाहर आ सकता है। 80% के करीब यहाँ पर पोजीशन आ चुकी हैं, तो ये एक और स्टॉक होगा जो आपके रेडार पर रहेगा। चलिए एक काम करते हैं, मार्केट का पंचनामा का एक टीज़र करते हैं। अच्छा, आज पंचनामा में मैं नहीं रहूँगा, श्रेया रहेंगी, और श्रेया के साथ गाबा सर होंगे। श्रेया जी सर, गाबा सर होंगे। तो गाबा सर होंगे आज मार्केट का पंचनामा में, लेकिन एक टीज़र कर लेते हैं। एक दो सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। श्रेया बताइए क्या सवाल है। शुभम पूछ रहे सर, मोतीलाल ओसवाल फिनसर्व के ऊपर, और इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड कर रखा है, 615 के लेवल पर अब क्लोज होने वाला है। क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर काउंटर में? देखिए दिक्कत क्या है, आप मोतीलाल ओसवाल का अगर 3 महीने का चार्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या बुरा चार्ट है, और इसी का अगर आप 2 साल का चार्ट देखेंगे तो आपको स्थिति कम्प्लीटली डिफरेंट दिखाई देगी। ये 3 महीने का चार्ट है, करीब करीब 30% गिरा है 3 महीने में, और ये 2 साल का चार्ट है 273%। अच्छा, अब मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, यही चीज़ मैं बार बार लोगों को कह रहा हूँ, जो कोविड के बाद इन्वेस्टर्स आए, जिन्होंने पहले 2-3 साल में ले लिया ना, उनको दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो खैर टॉप से स्टॉक गिरता है, दिक्कत सबको होती है, लेकिन फिर भी आपने अगर 2 साल पहले लिया तो अभी भी आपका पैसा 2.7 टाइम्स हुआ है। प्रॉब्लम वहाँ हुई है जो पिछले 9 महीने में फंसे हैं मार्केट में, उनको दिक्कत हुई। मेरा ये मानना है कि ये अगर आपने बहुत पहले से लिया हुआ है तो बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ग्रुप है, अच्छी कंपनी है। लेकिन अगर आपने रिसेंटली लिया है तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं, क्योंकि हो सकता है कि अगर मार्केट करेक्ट हो तो ये शायद और भी करेक्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। एक और सवाल रोहित का लेते हैं, पॉलिसी बाजार पे ये पूछ रहे हैं, कल इसमें थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रही थी, लेकिन आज इन ग्रीन ही ट्रेड कर रहे हैं। इनफैक्ट वायदा कारोबार में ये टॉप गेनर्स में शामिल है। इसमें क्या करना चाहिए सर, क्या व्यू रहेगा? आई थिंक इस पूरी स्पेस में सबसे शानदार स्टॉक रहा है, सबसे ज़्यादा चला था। आई थिंक 3 गुना हुआ था पिछले 2 या 3 साल में।
अगेन इसमें भी अगर आप 6 महीने का चार्ट देखेंगे और 2 साल का चार्ट देखेंगे, ऑलमोस्ट डिटो सेम स्टोरी है। ये 2 साल का चार्ट है, करीब 2.1 टाइम्स हुआ है। 6 महीने में ये स्टॉक भी करेक्ट हुआ है, उतना नहीं हुआ जितना मोतीलाल हुआ है, लेकिन फिर भी अपने हाई से ये स्टॉक भी करेक्ट हुआ है। रिलेटिव स्ट्रेंथ में ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मेरा ये मानना है कि ये उस कैटेगरी के स्टॉक्स में आएगा जिनको सिर्फ मार्केट के वर्डिक्ट के हिसाब से मैं उस लिस्ट में रखूँगा, जहाँ पर आपको लोअर लेवल पर अगर मौका मिले तो आप शायद ऐड करेंगे। चलिए शेयर और गाबर सर कुछ ही देर में जुड़ेंगे आपके साथ 335 पर मार्केट का पंचनामा में। और मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे एक ट्रैवल करना है और हो सकता है शायद मैं कल भी शो में ना जुड़ पाऊँ, क्योंकि वो फ्लाइट की टाइमिंग्स उसी हिसाब से हो रही है, वो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स वगैरह का पूरा मामला है। इस वजह से एक ऑफिशियल काम से मैं जा रहा हूँ, उस वजह से तो शायद हो सकता है मैं कल ना जुड़ूँ, कोशिश करूँगा। लेकिन वीरू अगर मैं कल ना जुड़ पाया तो फिर मोर्चा आपको संभालना होगा। कहाँ का ट्रैवल है, कहाँ का ट्रैवल है बताइए। हाँ नहीं अभी मैं बता नहीं सकता क्योंकि थोड़ा सा एक उसमें सरप्राइज़ एलिमेंट है। अगर हो जाएगा तो फिर वो व्यूअर्स को सीधा वहाँ से दर्शन ही कराएंगे, तो फिर वो बेटर रहेगा। पिछली ट्रिप में मैंने जासूस लगा रखा था अनुज के पीछे, अहमदाबाद गए थे अनुज, हैं अनुज? हाँ बिल्कुल। दरअसल चंदन ने आपको देख लिया था। चंदन मेरी फ्लाइट में ही थे, चंदन मेरी फ्लाइट में ही थे। कह रहे यार हाँ अनुज मिल गए थे, तो बड़े रात को उन्होंने फ्लाइट मुंबई के लिए, मैंने कहा बड़ा टफ दिन हो गया। लगभग 2 बजे के आसपास निकल गए, फिर रात को ही वापस आ गए। हाँ रात को 2 या 2.5 बजे लैंड हुई थी वो फ्लाइट। बिल्कुल, तो बिल्कुल वो मिले थे मुझे फ्लाइट में। खैर कोई नहीं, ये सब लगा रहता है वीरू, आजकल है ना, पार्ट ऑफ द जॉब। तो खैर सब चलता रहेगा। लेकिन क्लोजिंग वीरू थोड़ी सी वापस ख़राब हो रही है टुवर्ड्स द लास्ट 5-10 मिनट्स। एक और झटका लगा मार्केट में, ये चार्ट पे शायद दिखाई ना दे उतने क्लियरली, लेकिन मिड कैप में एक और नॉक आया, जो एकदम पूरी रिकवरी आ गई थी वहाँ पर वापस एक मिड कैप इंडेक्स में हल्का सा नॉक आया। फिर जी मिड कैप इंडेक्स में नॉक आया। निफ्टी में ऊपर से करीब 30 पॉइंट शेयर हो गए, निफ्टी बैंक में करीब 100 पॉइंट शेयर हो गए। लेकिन फिर भी अगर एक चीज़ जो कि आज रीजनेबल गेंस लेके जा रही है, दैट्स आई थिंक निफ्टी IT 350 अंक ऊपर एट 41,423। इट्स सेकेंड कंसेक्यूटिव सेशन जहाँ पे हमने 200 डे एक्सपोनेंशियल से पुल बैक देखा। अच्छा, मैं अगर कुछ देर के लिए अपनी इस स्क्रीन को बाइसेक्ट कर दूँ, जो पल्स मैं सुबह सुबह देता हूँ 8:35 पे, अगर कुछ देर के लिए मैं यहाँ पर अपने हीट मैप को बाइसेक्ट करूँ ना, लेट्स सी सेक्टर्स में क्या हुआ। आज ऑयल एंड गैस में एक लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, न्यू एज स्टॉक्स में बिल्डअप हुआ है, बाकी टेलीकॉम, इंफ्रा, बैंकिंग में यहाँ पे शॉर्टिंग हुई है ज़्यादातर काउंटर्स में। लेकिन आज IT में स्ट्रॉन्ग लॉन्ग क्रिएट हुआ है, IT में, CPSC में, इनमें काफ़ी लॉन्ग क्रिएट हुआ है। फिर आता हूँ जरा हीट मैप पे, कुछ काउंटर्स जहाँ पे आज काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम रहा। इसमें प्लीज़ सबसे ऊपर लेके आइएगा, हाँ नो डाउट, मतलब मैं ऑप्शंस को भी लेके चलूँ, फ्यूचर्स को भी लेके चलूँ, तो सबसे ऊपर परसिस्टेंट, उसके बाद आता है NTPC, नौकरी में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था, और एक HDFC बैंक में जहाँ पे पुट राइटर्स भी काफ़ी ऊपर आए, और जहाँ पे आपने वो कॉल भी देखी थी 720 की कॉल जो सोनी जी ने रिकमेंड की थी, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव था। और एक हेल्थ केयर स्पेस में आज मैक्स हेल्थ केयर में 2% का मूव था, लोअर ट्रैजेक्टरी से काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल बैक रहा। और IT में जहाँ तक फ्रंट लाइन IT का सवाल था, OI के टर्म्स में टेक महिंद्रा, ऑप्शंस के फ्रंट पे टेक महिंद्रा, और चार्ट्स के फ्रंट पे टेक महिंद्रा, क्योंकि ऑलमोस्ट आप समझ लीजिएगा कि 16 दिसंबर 2024 से, यानी ऑलमोस्ट मिड ऑफ दिसंबर लास्ट ईयर से इसमें चल ही आ रही एक्सलोपिंग नॉर्मल चैनल को बाइसेक्ट करके आज टेक महिंद्रा क्लोज होने की तैयारी करता हुआ अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, अबव 1700 कॉलाइटर्स जोन, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ ये। और जुबिलेंट फूड्स 1.5% ऊपर, जुबिलेंट फूड्स का भी एक क्लोज सारे एवरेजेस के ऊपर, और एक बड़े कॉलाइटर्स के जोन के नज़दीक 690 के आसपास ये क्लोज आता हुआ, 700 पे कॉलाइटर्स है। और एक और प्रभावशाली अगर मैं क्लोज ढूंढूं तो दैट्स बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट मेरे ख्याल से अगर मैं एक टाइम डिसाइड करूं 1 फरवरी से लेकर अब तक, इट्स अ 6th अटेम्प्ट टुवर्ड्स 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये 6ठा अटेम्प्ट है 100 डे का जिसमें ये सक्सीड हो रहा है। बहुत संक्षेप में मानस कंसिडर करने लायक है कल मॉर्निंग में ये। तो देखिए बर्जर पेंट बिल्कुल कंसीडर करने लायक है, क्योंकि कल भी हमने लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखा था। आज अगर आप इंटरडे चार्ट पे देखेंगे, 60 मिनट चार्ट पे देखेंगे, तो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन है। तो बिल्कुल यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको 485 का ही लगाना पड़ेगा।
लेकिन ऊपर की तरफ पोटेंशियल की बात करें तो 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 510 रुपए के आसपास है, वही आपको एक पोजिशनल टारगेट सेट करके चलने हैं। बजय पेंट्स अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ। आई थिंक देखिए होता क्या है ना, मैं भी एक निगाह रखता हूँ कि शाम को जब बैठूंगा तो टीम में क्या क्या इंक्लूड कर सकता हूँ। उसमें शायद बजय पेंट्स जो है, खैर बोलना नहीं चाहिए क्योंकि आशीष भी सुन रहे होंगे, खामखा वो अपनी टीम में शामिल कर लेंगे। बट कोटक महिंद्रा बैंक एक और स्टॉक जो कि अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ। और इनफैक्ट अगर लौटूँ आईटी में तो यस विप्रो, ये भी एक सारे एवरेजेस के ऊपर 311 पे अबव ऑल मूविंग एवरेज, स्ट्रॉन्ग क्लोज फॉर विप्रो। अनुज ओवर टू यू। हाँ बिल्कुल, वैसे क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे और देखते हैं फिर कैसा रहा वॉल पर क्लोज। एक चीज़ तो क्लियर है, 22,800 इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, लेकिन हायर लेवल पर बड़ा सेलर बैठा है तो रैली भी बहुत ज़्यादा टिकने वाली नहीं है, शायद ये एक वर्डिक्ट रहेगा। 22,926 पर क्लोज रहा निफ्टी का, 34 पॉइंट नीचे। इंटरडे लो था 22,801। निफ्टी बैंक करीब 200 पॉइंट नीचे, 49,077 पर। निफ्टी आईटी में करीब 1% की रैली थी, 340 पॉइंट ऊपर था निफ्टी आईटी। मिड कैप इंडेक्स 1/3% नीचे था, लेकिन स्मॉल कैप देखिए, दिक्कत स्मॉल कैप की है, करीब 2% नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स फिर से, और इसी वजह से एडवांस डिक्लाइन अंत तक खराबी रहा। 600 वर्सेस 2000, ऑलमोस्ट 1:3 से भी खराब एडवांस डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आज की ट्रेड में। तो ये कुल मिलाकर बड़े इंडेसेस का हाल। अब आ जाइए सेक्टोरल हीट मैप पर। एक इंडेक्स जो क्लियरली स्टैंड आउट कर रहा था वो तो आईटी करीब 0.85% ऊपर। अच्छा, एक और इंडेक्स जहाँ पर आखिरी 1 घंटे में शानदार मूव रहे, एनटीपीसी ने लीड किया था उसको, वो था पीएसयू इंडेक्स। पीएसयू इंडेक्स भी करीब 2.5% ऊपर रहा। तो ये 2 इंडेक्स है जहाँ पर मेजरली गेंस थे, और कुछ हद तक ऑयल एंड गैस इंडेक्स जो करीब 1.5% ऊपर था। नीचे क्या था, कैपिटल गुड्स 1% नीचे, जबकि एबीबी के अच्छे नंबर्स आए थे, थोड़ी कॉल म्यूटेड थी वहाँ पर। एफएमसीजी 1% नीचे था, पीएसयू बैंक 2.5% नीचे थे, फार्मा 2.5% नीचे, निफ्टी बैंक 1.5% नीचे, और निफ्टी मेटल करीब 1/4% नीचे। ये रहा सेक्टर्स का हालचाल। अब आते हैं निफ्टी के हीट मैप पर और देखते हैं यहाँ किस तरीके का मूड माहौल रहा। 35 पॉइंट निफ्टी नीचे था, सबसे नीचे था इंडसइंड बैंक 2.5%। ट्रेंड लगातार 1 वे डिक्लाइन, और आज ट्रेंड ने 5,000 भी तोड़ दिया। ये वही स्टॉक है जो पिछले साल 8,000 प्लस था, अब 5,000 के भी नीचे आया। महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, टीसीएस, हीरो मोटोकॉर्प, सन फार्मा, एशियन पेंट्स, आईसीआईसीआई बैंक, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पर आज आपको गिरावट देखने को मिली। तेज़ी कहां पर थी, एनटीपीसी आज का टॉप गेनर 3% ऊपर था, शानदार मोमेंटम रहा टुवर्ड्स द एंड। आईटी स्टॉक्स टेक महिंद्रा और विप्रो दोनों में 2 से 2.5% की तेज़ी थी। अपोलो हॉस्पिटल्स 1% ऊपर था। कोटक में शानदार गेंस थे वापस। ओएनजीसी, पावर ग्रिड, एचसीएल टेक, सिप्ला, इन्फोसिस, जीएसडब्ल्यू स्टील और श्रीराम फाइनेंस, ये कुछ स्टॉक्स रहे जहाँ पर आपको एक ठीक ठाक तेज़ी देखने को मिली। लेकिन कुल मिलाकर मूड माहौल यही होगा वीरो कि डाउन बट नॉट आउट। मतलब दिन खराब ही था, लेकिन इससे कहीं खराब हो सकता था। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने अनुज, बिल्कुल सही चुनाव वर्ड्स का, डाउन बट नॉट आउट। खैर, अब एक छोटे से ब्रेक के बाद आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं पीपी, यानी पंचनामा विद प्रकाश, है ना श्रेया? बहुत सही सर, आपने भी एकदम सही शब्द चुने हैं, पीपी। जी हाँ, पंचनामा विद प्रकाश जी, नमस्कार जी, कल सुबह मुलाकात होगी आपसे।